हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स जो आपके आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि ये जो शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने तैयार किए हमारी टीम के द्वारा, वो घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज जो 8 वॉल्यूम में आती है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टेट आधारित प्रश्न, इस तरीके से जो 8 वॉल्यूम में आती है उसके शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं। आप ये देखोगे कि पूरे यूट्यूब पर केवल और केवल एकमात्र प्लेटफॉर्म है, वो है हमारा ग्लैंस एकेडमी, जिसके द्वारा घटना चक्र के सभी टॉपिक और सभी चैप्टर्स को इंक्लूड करते हुए सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज जो बुक है वो हर एक एस्पिरेंट के पास रहती है जो स्पेशली यूपी पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनको एक बार या दो बार खत्म करने में ही कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग जाता है, चाहे आप कितना भी स्मार्टली तरीके से पढ़ रहे हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आप सभी के लिए एक इनिशिएट करें, जिसमें मैंने और निशु मैम ने ये सोचा कि शॉर्ट नोट्स अगर हम प्रोवाइड करा देते हैं इसके बना के, जिसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन और सभी एक्सप्लेनेशन शामिल रहेंगे, तो आपका रिवीजन करने का तरीका बहुत बेस्ट हो जाएगा और घटना चक्र पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, जिससे आप एग्जाम हॉल में अपने मैक्सिमम क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए बस और कुछ नहीं, इसीलिए जो है कि ये क्लास को शुरू किया गया। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकालवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया वीडियो के नीचे, वहां पर आप उसका पेमेंट सिस्टम जानकर पेमेंट करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और एक सजेशन दूंगा कि अगर आप पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा के हमारी क्लास के साथ अगर आप रेगुलर देखते हो तो आपको डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को हमने इंटरकनेक्टेड और एक दूसरे से इंटरलिंक करके समझाया है, इसी तरीके से लिखा है। तो वीडियो देखने से आपको और बेस्ट तरीके से, बेहतर तरीके से रिवीजन होगा। कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज हम बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे, उसे आप ऐड कर सकते हो। इसी कड़ी में ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी के 10 लेक्चर हो चुके हैं, 2-3 लेक्चर में कवर हो जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी के साथ बायोलॉजी का भी एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा आज आ जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री की ऑलरेडी निशु मैम ने 2 लेक्चर बहुत ही शानदार कराए हैं और आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है उस पर। तो इन सभी चीजों के साथ आप जुड़ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि यूपीएससी 2024 के लिए बेस्ट होती है, वो भी मैं कवर करा रहा हूँ हर महीने के पिछले 6 महीने से लगातार आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ मैं उस सीरीज को लेकर चल रहा हूँ। तो आप इन सभी चीजों के बेनिफिट लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर हर प्रकार की क्लास और नोटिफिकेशन की अपडेट दी जाती है। तो डेमो पीडीएफ देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे डेमो पीडीएफ है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर पे दिए गए मैसेज से आप करके वहां पे इंक्वायरी लेकर आप उस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम रखा गया, सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग खनिज संसाधन पढ़ रहे थे, जो कि घटना चक्र में चैप्टर नंबर 23 के अंतर्गत आपको मिलेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि खनिज संसाधन वाला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल वहां से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे वो लॉ अयस्क हो, बॉक्साइट हो, अभ्रक हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, किसी भी प्रकार का खनिज हो, वहां से प्रश्न हर साल 3 से 4 होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में इसको कवर कर लिया था काफी कुछ, और कोयला पे हम लोग आ चुके थे। कोयले के बारे में हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था 46 नंबर पॉइंट पे कि छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उत्तरी ओडिशा, वेस्ट बंगाल में विस्तृत है और इस प्रदेश के विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी में जो कोयले की खोज की गई थी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत, तो उसी वजह से यहाँ पर बहुत अधिक विकास देखने को मिलता है। तो इसी के आगे आज हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और ये 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा अब। और उसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे कोरबा कोयला क्षेत्र में अवस्थित है। अब ये जो कोरबा कोयला क्षेत्र है ये बहुत ही फेमस है, ये कई बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पे कुछ कोयला उत्पादक क्षेत्र है जहां से कोयला का खनन किया जाता है और उसकी जो कोयला खदान है उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल और झारखंड से होते हुए जो दामोदर घाटी है, यहाँ पर आपको कोयला खदान मिलेगी बराकर में, जो कि वेस्ट बंगाल में मिलती है। हालांकि बराकर एक नदी भी है जो दामोदर की सहायक नदी है। वहीं सोन घाटी की बात करें तो यहाँ पर आपको उमरिया कोयला खदान मिलेगी, जहां से आप कोयला का खनन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक गोदावरी नहीं होगा, ये गोदावरी होगा, जिसमें सिंगरेनी आता है तेलंगाना में। एक होता है दोस्तों सिंगरौली, जो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे होता है, स्पेशली सोनभद्र के पास होता है और सोनभद्र में ही वो क्षेत्र आ जाता है। और एक होता है सिंगरेनी, जो आपका तेलंगाना में आता है। कभी कभी प्रश्न में तेलंगाना न देके आंध्र प्रदेश देता है, लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश गलत आंसर हो जाएगा।
क्योंकि अब जो है कि सिंगरेनी तेलंगाना में आता है। महानदी घाटी जहां से कोयले की प्राप्ति होती है, तो वहां पे कल्चर नाम की जगह है जो ओडिशा में है। और सोन घाटी में एक और है सिंगरौली। तो एक तो उमरिया हो गया, एक सिंगरौली जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। तो ये सभी प्रमुख जो है कि आपके कोयला खनन क्षेत्र होते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि झरिया की बात करें, जिसपे मैंने कल आपको बताया था कि जो पूर्वी यूपी के लोग होंगे उन्होंने शारदा सिन्हा जी की कजरी भी सुनी होगी कि फेंक देना थरिया बलम गई ना झरिया। बलम का मतलब जो उसके पति होते हैं वो झरिया चले जाते हैं और वहां से होके आते हैं करिया। करिया मतलब काला होकर आते हैं, कोयले की खदान में काम करते हैं। जब छुट्टी मिलती है, पैसा कमा के घर आते हैं तो काले हो जाते हैं, क्योंकि कोयले में काम करने वाला व्यक्ति नेचुरल तो नहीं रह जाता, रोज उसी धूल डस्ट में काम करना, तो ब्लैक हो जाता है। तो उसी पे ये मैंने बताया था कि जो झरिया है वो कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है और ये धनबाद जिले अर्थात झारखंड में है। और यहाँ अधिकांश कोकिंग कोयला मिलता है। कोकिंग कोयला वैसे तो भारत में केवल 7% है और उसके बाद बाकी सारा कोकिंग कोयला हम लोगों को आयात करना पड़ता है। कोकिंग कोयले का मतलब होता है जो जलाने के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है और किसी भी भट्टी वगैरह में, ताप विद्युत संयंत्र में उसको यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा लिग्नाइट कोयले की बात करें। देखिए 4 प्रकार के मैंने कोयले कल पढ़ाए थे कि एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, जो भारत में बहुत सीमित मात्रा में, स्पेशली जम्मू कश्मीर में। लेकिन बिटुमिनस हमारे भारत में लगभग 99% पाया जाता है और ये गोंडवाना लैंड में, दामोदर घाटी, सोन घाटी, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर तीसरा आता है लिग्नाइट, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन साउथ इंडिया में मैक्सिमम इसके पार्ट देखने को मिल जाते हैं। और पीट जो कि बिल्कुल ही रद्दी क्वालिटी का होता है। तो लिग्नाइट से थोड़ा बहुत काम चल जाता है साउथ इंडिया के क्षेत्र में। जैसे लिग्नाइट कोयले के जो भंडार होते हैं उनका अग्रणी राज्य है तमिलनाडु, क्योंकि सबसे अधिक आपको तमिलनाडु में ही लिग्नाइट कोयले के भंडार और लिग्नाइट कोयले के जो उत्पादक होते हैं वो भी तमिलनाडु में ही है, लगभग 56%। तो भंडार भी आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। लेकिन उत्पादक में आप देखोगे तो दूसरे और तीसरे रैंकिंग को लेकर थोड़ा सा चेंजेस आता है। क्या होता है कि तमिलनाडु आपका पहले रैंकिंग पे आता है उत्पादन में, गुजरात सेकंड पे और राजस्थान थर्ड नंबर पे। और लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा जो भंडार होता है तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नेवेली जो कोयला भंडारक क्षेत्र है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस राज्य में, तो तमिलनाडु में। कभी पूछ लेता है कि जो नवेली कोयला मतलब भंडारक क्षेत्र है ये किस खनिज से संबंधित है, तो ये आपका कोयले से संबंधित है। वहीं अगर आप देखोगे बिश्रामपुर आपका कोयला खनन क्षेत्र, ये जो कोयला खनन क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में बिश्रामपुर जो क्षेत्र है वो कोयले खनन के लिए फेमस है। वहीं बैलाडीला की जो खान है वो आपका लौ एस के लिए फेमस है। वहीं आपने जगदलपुर को भी देखा जो अभ्रक के लिए फेमस माना जाता है, सॉरी बॉक्साइट के लिए। और आगे देखें तो कोयला संस्तर मीथेन, जिसको हम लोग CBM भी कहते हैं, यानी कि कोल बेड मीथेन अर्थात कोयला संस्तर का जो मीथेन होती है, तथा सेल गैस, ये दोनों ही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि जो कोयला है वो तो है गैर परंपरागत ही। गैर परंपरागत का मतलब होता है जो कभी नहीं खत्म होने वाला, अर्थात जो हमेशा प्राप्त हो सकता है। जैसे सौर ऊर्जा आपका गैर परंपरागत हो गई, अर्थात नवीकरणीय कह सकते हो, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी जिसे हम कहते हैं। लेकिन कोयला खनिज संसाधन है और ये ऐसा खनिज संसाधन है जो प्राकृतिक या परंपरागत है, जो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा और दोबारा बनने में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष उसे लगेंगे, जो जीवाश्म से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो CBM है, कोयला संस्तर मीथेन और सेल गैस, ये दोनों ही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसका मतलब है कि कभी ना समाप्त होने वाले साधन है। तो CBM कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। अब जैसे कोयला की जो नोट्स होती है, यानी कि जब कोयले का खनन किया जाता है तो वो जिन दरारों से, जिन पाइपों से जो है कि उनका खनन किया जाता है, तो वहां पे उन दरारों से ये गैस रिलीज होती है जिसको हम CBM कहते हैं। और 90% तक ये शुद्ध गैस है। और सेल गैस में 86% मीथेन मिलेगी, 4% ईंधन मिलेगा और प्रोपेन सहित अन्य गैसें भी सेल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इवन कि असम, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भी भंडार मिलता है, क्योंकि सेल गैस का जो मुख्य भंडार होता है वो तटीय क्षेत्रों में होता है, या यूं कहूं कि गहरे समुद्र के स्तर पर देखने को मिलता है सेल गैस का। फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ कोयला भंडारण क्षेत्र होते हैं और उनके राज्य के बारे में पूछता है। जैसे राजमहल की पहाड़ियां तो सभी को पता है, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी तो झारखंड में होता है। लेकिन सुहागपुर कई लोगों को नहीं पता। जैसे एक और मैं ऑप्शन देता हूं आपको, मैग्नीज या बॉक्साइट से संबंधित है, मलाज खंड। ये जो मलाज खंड है वो किस राज्य में है? हालांकि
पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया अभी लास्ट क्लास में, तो आप लोगों ने अगर देखी होगी तो जरूर आप लोग इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सुहागपुर की बात करेंगे तो एमपी में आता है। विश्रामपुर की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में है। माकूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माकूम जो कि तेल खनन से भी संबंधित है और कोयला क्षेत्र से भी, तो ये असम में आता है। नामचिक या नामफुक ये अरुणाचल प्रदेश में है। झिलमिली जो है कि आपके छत्तीसगढ़ में है। और रामपुर हिमगिरी ये उड़ीसा में है। तो ध्यान देना, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में, लेकिन रामपुर हिमगिरी ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है जो कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर मैं इस प्रश्न में कहूं कि आपको कौन कौन सा याद रखना है, तो आपको राजमहल याद रखना है, विश्रामपुर याद रखना है, रानीगंज याद रखना है, माकूम याद रखना है। ये 4 तो आपको याद ही रखने हैं जो कई बार प्रश्न आपसे पूछ लेता है और इस बार भी एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। वैसे ही कुछ घाटियां हैं, जैसे रंगीत घाटी सिक्किम में है। तंदूर की बात करें तेलंगाना में। वरोरा की बात करें महाराष्ट्र में। ललमटिया की बात करेंगे तो ये झारखंड में स्थित है। तो ये सभी कोयले के क्षेत्र हैं। और अब यहाँ पे हम कुछ भारत की रिफाइनरीज के बारे में बात करेंगे, जो कोई तेल की रिफाइनरीज है, कोई कोयले की रिफाइनरीज है, कोई कच्चे तेल की है, कोई प्राकृतिक गैस की है, लेकिन उनके नाम से पूछ लिया जाता है कि भारत की ये रिफाइनरीज कहाँ पर है। जैसे अगर हम बात करें कि डिगबोई में जो तेल रिफाइनरीज है वो कहाँ पे मिलेगी, असम में मिलेगी। बरौनी रिफाइनरीज कहाँ पे होगी, बिहार में। कोयली की बात करें तो गुजरात में। ध्यान देना, कोयली नदी की बात नहीं हो रही है। कोयली नदी तो आपको झारखंड वगैरह मिलेगी, जो सोन की सहायक नदी होती है, उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल। लेकिन यहाँ पे कोयली क्षेत्र की बात हो रही है जो कि तेल का मतलब तेल की रिफाइनरीज होती है। बोगाई गांव की बात करें तो ये असम में है। तो डिगबोई और बोगई जो बोगई गांव है ये असम में है। पारादीप पता है आपको, उड़ीसा के निकट एक द्वीप है, तो आप आराम से कर लोगे। मनाली, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग मनाली को हिमाचल प्रदेश भी कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु माना जाता है उसका सही उत्तर। और नागापट्टिनम की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ ये भी इंपॉर्टेंट है, असम में। तातीपाका, ध्यान देना, तातीपाका को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ताता पानी से मिला लेते हैं, और ताता पानी आपका गुजरात में है, लेकिन तातीपाका लिखा हुआ है और ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे बीना की बात करें तो बीना आपका मध्य प्रदेश में है। भटिंडा की बात करें तो पंजाब में है। और वाडिनार की बात करें तो गुजरात में है। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे आपको याद होना चाहिए, जैसे बरौनी का बिहार हो गया, कोयली का हो गया गुजरात, नुमालीगढ़ का हो गया असम, और तातीपाका का हो गया आंध्र प्रदेश, और साथ ही साथ एक ये आपका डिगबोई हो जाएगा असम। तो ये 4-5 हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये भी पता रहेंगे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इजीली लगा पाओगे। अगर आपको यह भी नहीं पता तो फिर आप समझो कि पेपर में आपको दिक्कत जरूर हो जाएगी। फिर यहाँ देखते हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई यानी असम में है, और ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो तेल का खनन किया गया था, तेल के भंडार खोजे गए थे, वो आपको डिगबोई असम में ही खोजे गए थे। उसके बाद आपको नुमालीगढ़ में भी देखने को मिलेगा, बोगई गांव में भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो सबसे पुराना माना जाता है वो आपका डिगबोई में ही माना जाएगा। ठीक है, तो डिगबोई में इसकी सबसे पहले खोज की गई थी। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, भारत में कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। तो कच्चे तेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल भी कह देते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल। अब यहाँ पर क्रूड ऑयल से ही तो हम आगे चल के उसका जब फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से हम उसको फिल्टर करते हैं, तो हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, चारकोल मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन क्रूड ऑयल का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो अपतटीय क्षेत्रों से ज्यादा होता है। जो तट के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे बंबई हाई हो गया, पश्चिमी तट हो गया, तमिलनाडु का तट हो गया, तो इस तरीके से अपतटीय क्षेत्रों से लगभग 16,000 टन का प्रोडक्शन होता है। राजस्थान की बात करें तो लगभग 6,500 टन का होता है। गुजरात की बात करें तो लगभग 47,000 टन का होता है। और असम की बात करें तो 4,093 टन का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कच्चे तेल का उत्पादन होता है, तो अपतटीय क्षेत्र। अब अपतटीय क्षेत्र में आप पूरे कोस्टल रीजन को भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा कंक्लूड कर लिया गया, किसी राज्य का ही नहीं। फिर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, असम हो गया। अगर हम भंडार की बात करें तो दोस्तों कच्चे तेल के जो सबसे अधिक भंडार देखने को मिलते हैं वो आपको असम में देखने को मिलते हैं। और मिलेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आप देखोगे हमने यहीं पर पढ़ लिया क्या, डिगबोई पढ़ा, यहीं पर हमने पढ़ा नुमालीगढ़, और यहीं पे हमने पढ़ा बोगई गांव। तो ये 3-3 जब क्षेत्र आपको असम में देखने को मिले तो यहाँ पे भंडार भी तो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात, तीसरे पे आता है राजस्थान। तो कच्चे तेल का भंडार सबसे अधिक है असम में। अच्छा, एक अंकलेश्वर भी प्रसिद्ध है कच्चे तेल से संबंधित ही, क्योंकि
जो क्रूड ऑयल के अंतर्गत जो पेट्रोल भंडार निकलता है ये गुजरात के भरूच जिले में फेमस है। ये अंकलेश्वर जो है ये प्रसिद्ध है। और एक जगह आती है ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी, ओंकारेश्वर बांध, जो नर्मदा नदी पर है। मैंने ये नदी वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था और मैंने इसके बारे में आपको राज्य को भी बताया था। तो आप लोग प्लीज बताइएगा किस राज्य में स्थित है ओंकारेश्वर बांध, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वहीं लूनेज की बात करें, ये 2017 के आरओ के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया है कि लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहां पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। नवग्राम तेल क्षेत्र कहां पर स्थित है, तो नवग्राम भी गुजरात में है। और कलोल, बारकोल, मेहसाना। अब मेहसाना पे देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये राजस्थानी नाम हो, लेकिन असल में ये राजस्थान के निकट वाले क्षेत्र में मेहसाना आता है और ये गुजरात में स्थित है। तो ये तीनों ही तेल के उत्पादक क्षेत्र है पेट्रोलियम के, स्पेशली लूनेज, नवग्राम, कलोल, बारकोल, मेहसाना, ये तीनों ही आपके गुजरात में, और ओंकारेश्वर भी आपका गुजरात में ही आता है। फिर बात आती है भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तेल शोधन इंडस्ट्री कौन सी है, तो जामनगर गुजरात में स्थित है और ये रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा संचालित है, जो मुकेश अंबानी जी की है। अब यहाँ पर एक और कारखाना आपको देखने को मिलेगा असम में, नूनमाटी, ठीक है, नूनामाटी भी होता है, नूनमाटी भी होता है। ये तेल शोधक कारखाना है जो असम राज्य में स्थित है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र में है। इसी के द्वारा यहाँ पर इसका जो है कि उत्पादन किया जाता है। वहीं मंगला भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या राजस्थान में खोजे गए तेल क्षेत्र है और ये यूपीएससी का प्रश्न है क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही प्रश्नों को पूछती है। मंगला भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या ये राजस्थान में खोजे गए तेल क्षेत्र है और इसीलिए मैंने आपको बताया कि गुजरात हो गया, असम हो गया, राजस्थान और अपतटीय क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलता है, जो कच्चे तेल के होते हैं, मतलब कि क्रूड ऑयल तरीके से इनके भंडार देखने को मिल गए। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो ये भी पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण से संबंधित है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना कच्चे तेल को भूमिगत स्टोरेज करने हेतु 3 स्थानों का चयन किया गया। ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है कि जो इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की गई है कि हम जितना भी अपना जो क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम का, इसको हम स्टोर करते हुए चले भूमिगत तरीके से, क्योंकि बाहर तो हम कहीं स्टोरेज कर नहीं सकते हैं कि पता चला हम टैंकर बना के जमीन के ऊपर कर दें, तो उससे बढ़िया है कि हम जमीन के अंदर स्टोर करें। आप पेट्रोल पंप जब भी जाते हो तेल भरवाने, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि तेल के टंकी वाले क्या कहते हैं कि भैया अभी 10 मिनट वेट करिए क्योंकि तेल भरा जा रहा है। तो ट्रक क्या होते हैं, जगह जगह टैंकर जो होते हैं वो खड़े होते हैं उन पेट्रोल पंप पे, नीचे जो है कि वो स्टोरेज बनाया जाता है लोहे का पूरा प्रॉपर, और वो भी उस लोहे में भी बहुत सारी कोटिंग की जाती है जिससे पेट्रोल उसके साथ कोई क्रिया ना करे, आग ना लगे, तो बहुत सेफ्टी के साथ उसको बनाया जाता है। तो उनका जो स्टोरेज होता है वो भूमिगत होता है, जमीन के अंदर कुएं बने होते हैं उनके छोटे छोटे, उसी में ये तेल भरते हैं, फिर वहीं से जो है कि छोटी पाइपों के माध्यम से फिर आपकी गाड़ी में भरा जाता है। तो इसी तरीके से इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की, जहां पे 3 स्थानों का चयन किया गया है। तो एक तो विशाखापत्तनम, एक मंगलौर और एक पादुर। विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में, मंगलौर आपका कर्नाटक में है, और पादुर कहाँ पे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो याद रखना इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम के लिए कहाँ कहाँ पे उनके स्टोरेज बनाए गए हैं, तो ये 3 तरीके से स्टोरेज बनाए गए हैं। और अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो एचबीजे का मतलब हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, ये एक गैस पाइपलाइन है जो कि गेल के द्वारा निर्मित की गई है। गेल क्या है, एक सार्वजनिक उपक्रम है, इवन कि महारत्न कंपनी में भी आता है। और एचबीजे हजीरा बीजापुर जगदीशपुर द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिणी बेसिन से किया जाता है। तो कहाँ से किया जाता है, जो भारत का दक्षिणी बेसिन है वहां से प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है और यहां से होते हुए हजीरा से होते हुए बीजापुर जगदीशपुर के क्षेत्र में इसका डेवलपमेंट किया जाता है। प्राकृतिक गैस के जो अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, जैसे अभी हमने पेट्रोलियम के लिए पढ़ा या अभी हमने कच्चे तेल के लिए पढ़ा, लेकिन उसी तरीके से प्राकृतिक गैस के लिए भी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि दोस्तों आप इस प्राकृतिक वर्ड पे मत जाइएगा कि प्राकृतिक गैस देखते ही आप सोचोगे कि ये नवीकरणीय गैस है या नवीकरणीय ऊर्जा का साधन है या गैर परंपरागत, तो ऐसा नहीं है। ये भी आपका जीवाश्म पे आधारित है, या मैं इसको कह सकता हूँ अनवीकरणीय, या दूसरी भाषा में कहें तो परंपरागत ऊर्जा के साधन के अंतर्गत ये आता है। तो इतनी बात ध्यान रखना। भंडारण की बात करें प्राकृतिक गैस का, तो सबसे अधिक असम में है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में। लेकिन उत्पादन में बात करें तो असम में ही उत्पादन भी सबसे अधिक होता है, फिर राजस्थान और फिर त्रिपुरा। तो ये 3 अलग अलग जो है कि राज्य हैं, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो यहां पर एक चीज और आपको समझनी होगी
कि जो प्राकृतिक गैस का अपतटीय क्षेत्र है, ध्यान देना अपतटीय क्षेत्र की बात हो रही है, और यहीं से सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब मुझे ये बताओ, क्या असम के पास अपतटीय क्षेत्र है? अगर आप गौर से देखोगे तो असम के पास कोई समुद्री सीमा है ही नहीं। वो क्या करेगा, ऊपर भूटान से कनेक्टेड है, नीचे बांग्लादेश से कनेक्टेड है, तो उसके पास अपतटीय क्षेत्र तो है नहीं। वो आंतरिक क्षेत्रों से जो है कि उसका प्रोडक्शन करता है। लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो बॉम्बे हाई एवं बसीन अपतटीय क्षेत्र से होता है, और बसीन और बॉम्बे हाई इन दो क्षेत्रों से सबसे अधिक जो है कि प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। लेकिन टोटल प्रोडक्शन में बात करें तो असम ही सबसे आगे रहेगा। फिर यहां हम बात करते हैं कि बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसकी खोज 1965 ईस्वी में की गई थी। इसे भारत रूस की संयुक्त टीम ने खोजा था। तो भारत और रूस दोनों के संबंध बहुत अच्छे चलते थे 1965-71 तक। तो उस समय जो है कि दोनों की संयुक्त टीम ने इसे खोजा, और यहाँ सबसे पहले तेल का कुआं 1974 में स्थापित किया गया, खोदा गया। किसमें सेल गैस के संसाधन पाए थे? अब सेल गैस कैसी है दोस्तों? तो ये मैंने बताया आपको कैसी है, ये नवीकरणीय है। कैसी है? नवीकरणीय, या दूसरी भाषा में कहें तो गैर परंपरागत, यानी कि परंपरागत नहीं है, गैर है ये, अर्थात गैर परंपरागत, जिसमें आपको 4 बेसिन देखने को मिलेंगे, 4 से 5। एक तो कैम्बे बेसिन में मिलेगा, कावेरी बेसिन में मिलेगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलेगा, गंगा घाटी में मिलेगा, और असम एवं अराकान योमा की जो पहाड़ियां वहां पर। अब मुझे आप बताइएगा कि जो सेल गैस के संसाधनों के लिए जो कैम्बे बेसिन की बात कर रहे हैं, इसका पूर्व नाम क्या था? या पूर्व नाम ना कह के न्यू नेम की बात कर लीजिए, मतलब न्यू नेम, कि आज इसे किस नाम से जानते हैं। आपको एक हिंट देता हूं कि गुजरात के तट पे मिलेगा। अब आगे देखते हैं, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020। देखिए अभी जो ईयर मतलब मिनरल से रिपोर्टेड है, यानी कि खनिज से संसाधन से संबंधित जो रिपोर्ट है वो 2020 के ही मिनरल ईयर बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और इसके अनुसार जो प्रमुख गौण खनिज, यानी कि गौण भी हैं और प्रमुख भी हैं, तो उनकी सूची में आप देखोगे बेंटोनाइट आता है, फेल्सपार आता है, लैटेराइट आता है, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, सिलिका खनिज, ग्रेनाइट, डोलोमाइट और बैराटाइट या बैराइट से। तो इसमें 5 से 6 खनिजों को आपको याद रखना है जो प्रमुख गौण खनिज में होते हैं। जैसे फेल्सपार को आप याद रखिए, संगमरमर को याद रखिए, अभ्रक को याद रखिए, सिलिका को याद रखिए, और ग्रेनाइट को। तो ये 4-5 है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आगे देखते हैं मुख्य खनिज की सूची में। अगर हम बात करें, अभी तो हमने गौण खनिज की सूची बात की, अब जरा मुख्य खनिज में देखोगे तो क्रोमाइट आता है आपका, काइनाइट आता है और सेलेनाइट आता है। हालांकि और भी खनिज आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना, स्पेशली आप सेलेनाइट और क्रोमाइट को जरूर याद रखना। भारत का 100% क्रोमाइट उत्पादन ओडिशा में होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर में कि यूपी में 100% किसका उत्पादन होता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये मैंने कल या परसों की क्लास में आपको इसी शॉर्ट नोट्स में कवर कराया है। उसी तरीके से ओडिशा पूरी की पूरे 100% जो है कि इसका उत्पादन करता है, जैसे जस्ता वगैरह का राजस्थान करता है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट के जो भंडार हैं वो भी ओडिशा में ही पाए जाते हैं। अब मैग्नीज भंडार की बात करें, जो अग्रणी राज्य है, तो मैग्नीज भी सबसे अधिक 44% ओडिशा में ही पाया जाता है, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पे जब हम उत्पादक की बात करते हैं तो ओडिशा का नाम हट जाता है, बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा 3rd नंबर पे आता है उत्पादक की श्रेणी में। फिर यहाँ पे कुछ खनिज हैं और उत्खनन शहर हैं, तो इनको जरा देखते हैं हम लोग। जैसे आप देखोगे कि तांबे का जो है कि उत्खनन क्षेत्र क्या हो सकता है? भीलवाड़ा यानी राजस्थान, अर्थात राजस्थान का और भी कोई आ सकता है, जैसे खितड़ी हो गया, झुंझुनू हो गया, भीलवाड़ा हो गया, ये सब प्रमुख क्षेत्र है जहां से तांबे का उत्पादन होता है। वहीं लौह अयस्क की बात करें तो बेल्लारी कर्नाटक। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि मैंने आपको बताया था हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों ही लौह अयस्क हैं। हेमेटाइट कैसा था दोस्तों? उच्च क्वालिटी का था, जो सबसे अधिक अच्छा माना था, और मैग्नेटाइट आपका निम्न क्वालिटी का। लेकिन मैंने बताया था कि पूर्वी भारत में स्पेशली आपको हेमेटाइट मिलेगा और दक्षिणी भारत में स्पेशली आपको मैग्नेटाइट मिलेगा जो निम्न क्वालिटी का है। तो अब यहाँ पे अगर लौह अयस्क की बात हो रही है तो आपको बताओ बेल्लारी कर्नाटक में मैग्नेटाइट मिलेगा या हेमेटाइट मिलेगा? तो हमारा उत्तर होना चाहिए मैग्नेटाइट। तो इस तरीके से आप चीजों को याद करो, इस तरीके से आपको अगर चीजें रिवाइज रहेंगी तो आप काफी अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में। और वहीं अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान की, जो कि पूर्वी यूपी का एक हिस्सा माना जा रहा है, तो यहां पर हेमेटाइट मिलेगा जो अच्छी क्वालिटी का होता है। मैग्नीज की बात करूं तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में आता है, मैग्नीज चित्रदुर्ग कर्नाटक। और बॉक्साइट की बात करें तो ये कटनी एमपी। और अभी हमने पढ़ा कि बॉक्साइट के जो भंडार हैं दोस्तों, बॉक्साइट का ही तो पढ़ा था, नहीं मैग्नीज का पढ़ा था। अब यहां देखते हैं कि
एस्बेस्टस का भंडार अग्रणी राज्य कौन है? तो यहाँ पर राजस्थान में एस्बेस्टस के सबसे अधिक मिलते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कर्नाटक सेकंड नंबर पे आता है इसके भंडार में। भारत में उत्पादन कहीं भी नहीं हुआ है अभी तक इसका, केवल बस भंडार माना जा रहा है, लेकिन उत्पादन इसका कहीं भी नहीं हुआ है। और क्वार्टजाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से, क्योंकि जैसे जैसे बलुआ पत्थर एक बहुत समय के बाद, लाखों सालों बाद जो है कि वो क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, और किसमें होता है, क्वार्टजाइट में रूपांतरित हो जाता है। चूना पत्थर से संगमरमर परिवर्तन, सैल से स्लेट परिवर्तन, यानी कि चूने पत्थर से किसका निर्माण होता है, संगमरमर का, और जब संगमरमर में परिवर्तन होता है तो ये सैल से स्लेट में बन जाता है। निकेल का सर्वाधिक भंडार कहाँ होता है, उड़ीसा और झारखंड। निकेल, ध्यान दीजिएगा कि स्टेनलेस जो स्टील बनाई जाती है उसमें निकेल की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। निकेल और क्रोमियम जब इसको हम बनाते हैं तो ये धब्बा रहित यानी कि कलंक रहित, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करता है यूपीएससी। तो स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि धब्बा रहित, कलंक रहित निकेल या स्टेनलेस जो स्टील बनती है उसमें निकेल और क्रोमियम की सबसे अधिक उपयोगिता होती है। अब यहाँ पे कुछ खनिज है और उसके शीर्ष उत्पादक राज्य, जैसे लौह अयस्क के लिए ओडिशा होता है शीर्ष उत्पादक राज्य में। फिर तांबे की बात करें तो मध्य प्रदेश होता है। सोने की बात करें तो ये कर्नाटक होता है, और अभ्रक की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश होता है। ठीक है, तो अभ्रक में कहा जा रहा है, आंध्र प्रदेश। सोना में कर्नाटक, तांबे में मध्य प्रदेश। अब ध्यान देना कि यहाँ पे आप देखना कि जस्ता में मैंने बताया था आपको राजस्थान सबसे अधिक है, लेकिन तांबा भले ही जो है कि राजस्थान के कुछ प्रमुख खाने हैं, खिचड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, ये सब, लेकिन अब तांबे का प्रोडक्शन सबसे अधिक एमपी कर रहा है, और ये अपडेटेड जो है कि डाटा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिप्सम उत्पादक अग्रणी राज्य, जैसे अब जिप्सम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीमेंट उद्योग के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, एक तो जिप्सम और एक चूना पत्थर, और इसकी वजह से हम कौन उत्पादक इसका अग्रणी राज्य है, तो एक तो राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है, दूसरा गुजरात में। लेकिन अगर हम भंडारण के आधार पर देखें तो राजस्थान में भंडारण और उत्पादन दोनों ही है, लेकिन भंडारण में सेकंड नंबर गुजरात ना होके जम्मू कश्मीर होता है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे कुछ खनिज के क्षेत्र हैं जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे नेल्लोर की बात करें तो नेल्लोर किस में आता है, आंध्र प्रदेश में, जो कि अभ्रक के लिए फेमस है। भंडारा किसके लिए आता है, ये पूजा पाठ का भंडारा नहीं है, ये भंडारा एक जगह है महाराष्ट्र में जो मैग्नीज से संबंधित है। मकूम की बात करें या माकुम की, तो ये असम से संबंधित है, कोयला में, मतलब कोयला समेत है। और डल्ली राजहरा जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, लौह अयस्क, और बैलाडीला की खान भी यहीं पे है। कोरापुट ओडिशा बाक्साइट से संबंधित है। चित्रदुर्ग कर्नाटक मैग्नीज से संबंधित है। फिर उसी तरीके से अमगुरी, ध्यान देना, अमगुरी जो असम में है ये पेट्रोलियम खनिज से संबंधित है। लाजगढ़ की बात करें ओडिशा में, लांजगढ़ की, तो बाक्साइट से संबंधित हो गया। काम्पटी, ये भी कई बार पूछा जाता है, काम्पटी महाराष्ट्र में कोयला से संबंधित है। और बेल्लारी कर्नाटक का लौह अयस्क से संबंधित है। और मैंने अभी आपको बताया था कि बेल्लारी कैसा पाया जाएगा, वहां पे मैग्नेटाइट, निम्न क्वालिटी का यहाँ पे कोयला पाया जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि बादाम पहाड़ जो है दोस्तों वो ओडिशा में पाया जाता है और लौह अयस्क से संबंधित है, जिसको हम लोग बादाम पहाड़ी भी कह देते हैं। ठीक है, और कोडरमा की बात करें जो झारखंड में है, ये अभ्रक से संबंधित है। और कोडरमा को तो कैपिटल ऑफ माइका भी कहा जाता है। जो हजारीबाग की जो अभ्रक की पट्टिका है उसमें कोडरमा आता है, और इसको कैपिटल ऑफ माइका अर्थात अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं। वहीं मोसाबानी की बात करें झारखंड में, तो ये तांबा से संबंधित है। रवा, रवा इट मीन्स कि कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र है, जो कि अपतटीय क्षेत्रों पे पेट्रोलियम का खनन होता है, यानी खनिज तेल हो जाएगा। अमरकंटक की बात करें तो एमपी और छत्तीसगढ़ में संबंधित है बाक्साइट के लिए। राखा खान, ध्यान देना, ये राखा खान भी कई बार पूछा गया एग्जाम में आपसे, तो ये तांबा से संबंधित है झारखंड की। और मोसाबनी भी झारखंड का तांबा संबंधित है। और तांबा के उत्पादन में सबसे अधिक कौन आ रहा है नंबर 1 पे, वो आता है एमपी। फिर यहाँ देखते हैं कि खनिज की बात करें और यहाँ पे कुछ केंद्र हैं, जैसे ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये रामपा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सीसा की बात करें तो जावर की खान, क्योंकि जस्ता और सीसा एक ही साथ लगभग प्रोडक्शन होता है। वहीं लवड़ की बात करेंगे तो डिडवाना जो कि लवड़ी क्षेत्र है। चांदी की बात करेंगे तो बेल्लारी कर्नाटक में। लौह अयस्क की बात करें तो क्योंझर ओडिशा में हो गया, क्योंझर ओडिशा में। तो ये क्षेत्र भी आपको पता रहने चाहिए, ऐसे क्षेत्र पूछ ले आते हैं। अब आ जाइए बैलाडीला की बात करें। मैं बहुत देर से कह रहा हूँ बैलाडीला में हेमेटाइट क्वालिटी का मिलता है। क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है छत्तीसगढ़ में। कमानगुंडी की बात करें तो कर्नाटक में हो गया। राजनांदगांव यह भी छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है। गैस प्लांट की बात करें तो ये यूपी के औरैया में स्थित है। एल्यूमिनियम प्लांट कोरबा में स्थित है। पेट्रोलियम प्लांट कोची में स्थित है। मैग्नीज का प्लांट बालाघाट, यही बालाघाट जो कि मैंने
मलाज खंड करके पूछा था आपसे, और ये एमपी में स्थित है। हीरे की बात करेंगे तो ये मझगांव हो जाएगा, मझगवां, ठीक है। हीरे की बात करेंगे तो ये मझगवां में हो जाएगा। फिर यूपी के 3 जिलों में ग्रेनाइट पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे? एक तो ललितपुर, एक महोबा और एक बांदा। इन 3 जिलों में क्या पाया जाता है? आपका ललितपुर और महोबा बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। हालांकि ललितपुर में आपको यूरेनियम के भी भंडार थोड़े बहुत मिल जाते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि कौन सा परमाणु ईंधन यूपी में पाया जाता है। परमाणु ईंधन का मतलब जो परमाणु भट्टी को संचालित करता है, तो उसके लिए यूरेनियम चाहिए होता है। फिर आगे देखें, ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से पाया जाता है। यह जो निर्माण है वो ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। सोनभद्र में पाई जाने वाली जो धातुएं हैं, स्पेशली डोलोमाइट है, पायराइट है, एंडोसोलाइट है, लाइमस्टोन है, पोटास है। तो ये कुछ प्रमुख जो है कि सोनभद्र में पाई जाने वाली धातुएं हैं। तो आपको जो सोनभद्र के लिए याद रखना वो एक तो डोलोमाइट याद रखना, लाइमस्टोन जिसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं, और पोटास, ये 3 आपको याद रखना है। अच्छा, केरल के तट पे अगर हम देखें तो केरल के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट मिलता है, और इल्मेनाइट मिलता है, रुटाइल मिलता है, जिरकॉन मिलता है, सिलेमेनाइट मिलता है। लेकिन हमें मोनोजाइट सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलना है, क्योंकि यहाँ से हम प्लूटोनियम की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं? प्लूटोनियम की। और प्लूटोनियम कैसा ईंधन है? परमाणु ईंधन है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हम परमाणु भट्टी को संचालित करने में, भारत में कुछ भट्टियां तो यूरेनियम से संचालित है और कुछ भट्टियां प्लूटोनियम से संचालित हैं, और प्लूटोनियम की प्राप्ति मोनोजाइट से होती है। और यहीं से हम केरल में थोरियम उत्पादन में अग्रणी होता है, क्योंकि मोनोजाइट थोरियम का ही एक मुख्य स्रोत है, तो थोरियम भी निकलता है और प्लूटोनियम भी निकल जाता है। फिर यहां बात करेंगे कि मोनोजाइट परमाणु खनिज है। कैसा खनिज है? परमाणु खनिज है, जिसमें थोरियम और यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम केंद्र की बात करें कि कुछ राज्यों में यूरेनियम केंद्र भी होते हैं, जैसे दिमाई साइट, ये कहाँ पे? मेघालय में है। लंबापुर तेलंगाना में है। रोहेल राजस्थान में है। गोगी कर्नाटक में, जादूगुड़ा झारखंड में, तुरामडी झारखंड में। तो याद रखना कि ये जो जगह आपको देखने को मिल रही है जिन राज्यों में, ये आपके यूरेनियम से संबंधित है। हालांकि अगर इसमें ललितपुर भी अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ललितपुर, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित खनिज प्राप्त होते हैं। अब देखो, छत्तीसगढ़ राज्य बहुत ही फेमस है। तो छत्तीसगढ़ एक पठारी क्षेत्र है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो जैसे बॉक्साइट की बात करें तो बलरामपुर में, कोरबा में, बीजापुर में, जगदलपुर में। वहीं डोलोमाइट की बात करें तो जगदलपुर, बीजापुर, रायगढ़, जांजगीर। लौह अयस्क की बात करें तो दंतेवाड़ा, बैलाडीला, राजनांदगांव, कांकेर। टिन की बात करें तो दंतेवाड़ा, सुकमा। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एक ही नहीं, 2-2, 3-3 प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि दंतेवाड़ा में आपको टिन भी मिल रहा है और लौह अयस्क भी मिल रहा है। उसी तरीके से आप बीजापुर में देखोगे, बीजापुर में तो आपको डोलोमाइट भी मिल रहा है, बॉक्साइट भी मिल रहा है। तो ये एक ही जगह या 2-3 खनिज मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है। तो आपको हर तरीके से याद रखना पड़ेगा। फिर आगे देखें, कैमूर पठार की बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई कैमूर का पठार चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। गिरिडीह की बात करें जो झारखंड में आता है तो ये कोयले के लिए फेमस है। अलवर जो कि राजस्थान में, तो ये तांबे के लिए फेमस हो जाएगा। धारवाड़ कर्नाटक में, तो ये मैग्नीज के लिए फेमस हो जाएगा। और जैन कोंडम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। क्योंझर ओडिशा में मैग्नीज के लिए फेमस है। तलचर ओडिशा का कोयला के लिए। गुरु महिसानी झारखंड का लौह अयस्क। गुरु महिसानी आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न में। कर्नाटक में आपका टंगस्टन पाया था 42%, सर्वाधिक यहाँ पे मिलेगा। और लोहरदगा झारखंड का है जो कि बॉक्साइट से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ खनिज हैं जो कि बड़े पैमाने पर जो है कि जिस उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर और जिप्सम का सबसे अधिक प्रयोग होता है सीमेंट उद्योग में। मैंने बताया था कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के तौर पे चूना पत्थर और जिप्सम, इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। कॉपर यानी तांबा, ये बिजली के सामान। अब जैसे आप कभी भी वायर खरीदने जाते हो, कोई स्विच खरीदने जाते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट खरीदने जाते हो, मोटर वगैरह बंधवाने जाते हो, कूलर की, पंखे की, समरसेबल की, तो क्या कहते हो कि सब मुझे अल्मोनियम की नहीं, मुझे कॉपर बाइंडिंग चाहिए, यानी तांबे की बाइंडिंग चाहिए, तांबे से बंधा हुआ। क्योंकि तांबे की जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत कम होती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बहुत अच्छा होता है, इसलिए बिजली के सामान को बनाने के लिए होता है। बॉक्साइट की बात करें तो यहाँ से एल्यूमिनियम का ये अयस्क है, और एल्यूमिनियम क्या होता है? अपने वजन में हल्का होता है, और इसीलिए हवाई जहाज में इसका निर्माण किया जाता है एल्यूमिनियम में।
अगर हवाई जहाज का वजन बहुत अधिक हो जाएगा तो शायद वो उड़ने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर क्षोभ मंडल में जैसे ही पहुंचेगा तो वहां के घर्षण की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए बॉक्साइट किसका है इसका दोस्तों, वो है आपका एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है। आप अपने घरों के कोई बर्तन वगैरह उठा के देखिए तो एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, इसलिए हवाई जहाज में इसका प्रयोग होता है। मैग्नीज की बात करेंगे तो इसका इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है, यानी स्टील इंडस्ट्री में। और अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, विद्युत एनर्जी। तो जरा विद्युत एनर्जी से संबंधित हम कुछ तापीय ऊर्जा केंद्र देखेंगे, क्योंकि जितने भी थर्मल पावर होते हैं, थर्मल एनर्जी केंद्र होते हैं, वही तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए हम इन चीजों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ थर्मल पावर जो सेंटर होते हैं, थर्मल एनर्जी पावर सेंटर, तो उनके द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि देखिए, विद्युत का उत्पादन तो हम कोयला आधारित भी कर सकते हैं, गैस आधारित भी कर सकते हैं, सोलर एनर्जी आधारित भी कर सकते हैं, जल विद्युत आधारित भी कर सकते हैं। हम अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ आपसे, तो हम दो तरीके से हम विद्युत का प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक नवीकरणीय संसाधनों से और एक होता है अनवीकरणीय संसाधनों। इट मीन्स कि परंपरागत साधनों का भी प्रयोग करते हैं और एक गैर परंपरागत साधनों का प्रयोग करते हैं। तो जो अभी हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे परंपरागत यानी जीवाश्मिक ईंधनों का या अनवीकरणीय संसाधनों के द्वारा हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें आपका प्राकृतिक गैस का प्रयोग कर सकते हैं, कोयले का प्रयोग कर सकते हैं, पेट्रोलियम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो उसमें सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, भूतापीय एनर्जी हो गया। ये अलग अलग डिफरेंसेस पार्ट होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले कोयला आधारित बात करेंगे जो थर्मल एनर्जी से होता है। तो कहाँ कहाँ पे प्लांट है जहां से विद्युत का प्रोडक्शन होता है, तो जैसे सबसे पहले आता है आपका ओबरा। ओबरा कहाँ पर है दोस्तों, सोनभद्र में है और ये यूपी के अंतर्गत आता है। सिंगरौली कहाँ पर है, ये भी सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश में। कोरबा की बात करें तो ये कोयला आधारित विद्युत एनर्जी प्लांट है जहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछता है। या तो एक प्रश्न पूछ लेगा कि सिंगरौली विद्युत ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो पहला प्रश्न ये बन गया उत्तर प्रदेश। या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि सिंगरौली आधारित जो विद्युत ऊर्जा केंद्र है ये किस पे आधारित है, कोयला पे है, गैस पे है, सौर ऊर्जा पे, किस पे आधारित है, मतलब किससे जो है कि संचालित हो रहा है। तो आपका उत्तर होना चाहिए कोयला पे। रामागुंडम की बात करेंगे तो तेलंगाना, इसीलिए एक हेडिंग बनाई है मैंने, कोयला आधारित। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, कोयला के आधारित। रिहंद ये भी सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश। तो आप देखोगे दादरी की बात करें तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। ऊंचाहार की बात करें जो कि आपका टांडा ऊंचाहार, ये प्रतापगढ़ के आगे जो एक क्षेत्र है वहां पर है। सिम्हाद्री की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाहार मैंने बताया और टांडा भी मैंने बताया, तो ये देखिए टांडा भी उत्तर प्रदेश में। बोगई गांव असम में है, लारा छत्तीसगढ़ में, खरगोन मध्य प्रदेश, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, झज्जर हरियाणा, नबीनगर बिहार, मेजा उत्तर प्रदेश। तो आपने जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के देखे वो सोनभद्र में आपने स्पेशली क्या क्या देखा, एक तो आपने देख लिया रिहंद देखा, ओबरा देखा, सिंगरौली देखा, और उत्तर प्रदेश में कौन सा देखा, मेजा देख लिया जो यूपी और मिर्जापुर मतलब इलाहाबाद और मिर्जापुर के बॉर्डर पे है। फिर वहीं पे आपने टांडा देखा, ऊंचाहार देखा। ये सभी प्रमुख है जो उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित संचालित होते हैं, कोयले के द्वारा संचालित होते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है यूपी में। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक नबीनगर है जहां से बिहार को बिजली प्रोडक्शन किया था कोयला आधारित। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्लांट होगा, वहां पे और भी प्लांट होंगे, लेकिन ये सभी कोयला आधारित है। अब हम चलते हैं मतलब कि अनवीकरणीय अर्थात परंपरागत ऊर्जा स्रोत में दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, गैस आधारित पे। जैसे अंता की बात करेंगे तो जो अंता विद्युत प्लांट है ये गैस पे चलता है और ये राजस्थान में। औरैया की बात करेंगे, इटावा औरैया के आसपास है, ये उत्तर प्रदेश में गैस आधारित। कवास की बात करेंगे तो गुजरात में है। दादरी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। अब ध्यान देना कि दादरी में दोनों तरीके के प्लांट हैं। ये एक अपवाद के तौर पे है कि दादरी में गैस आधारित भी है, कोयला आधारित भी है। फरीदाबाद की बात करेंगे तो गुजरात में हो जाएगा। वहीं झानोर गंधार की बात करेंगे तो गुजरात में हो जाएगा, फरीदाबाद हरियाणा में है, कायमकुलम केरल में और उड़ान आपका महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यूपी का एकमात्र अपवादिक है दादरी, जो कि आपका कोयले पे भी आधारित है और गैस पे भी आधारित है। ये दोनों पे ही आधारित, गैस पे और कोयले पे आधारित विद्युत ऊर्जा प्लांट है उत्तर प्रदेश का। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि एनटीपीसी की बात करें जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इट मीन्स की राष्ट्रीय तापीय विद्युत ऊर्जा से संबंधित है। इसकी जो सिंगरौली इकाई की स्थापना की गई थी 1977 में और ये सबसे पुरानी मानी जाती है, जिसका संचालन 1982 में किया गया था और इसका विस्तार एमपी और यूपी में है।
सिंगरौली इकाई कहाँ पे है? सोनभद्र में स्थित है, लेकिन ये यूपी और एमपी दोनों की संयुक्त मान ली जाती है, या दोनों के बॉर्डर पे। और जब एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, पहले तो यही जान लो आप। ये हुई थी 1975 में, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को प्रोडक्शन करने के लिए सरकार के द्वारा 75 में एनटीपीसी यूनिट बनाई गई, एनटीपीसी कॉर्पोरेशन बनाया गया। तो ये हुआ कि अब इसके द्वारा भारत में कहां पर हम पहली ताप विद्युत ऊर्जा को प्रोडक्शन करेंगे, तो पहले इन्होंने सिंगरौली का चयन किया, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे सोनभद्र में, और 77 में उसकी स्थापना की, जो 3 से 4 साल में तैयार हुई बनके, और फिर 5 ईयर के बाद इट मींस कि 82 में इसका विद्युत उत्पादन करना शुरू हो गया। और किस पे आधारित थी? कोयले पे आधारित थी। यही तो मैंने बताया आपको, क्लियर हो गया इस पॉइंट पे। सबरीगिरी की बात करेंगे तो ये जल विद्युत परियोजना है जो कि केरल में है। घाट प्रभा की बात करेंगे, सिंचाई परियोजना है। रामगंगा की बात करेंगे तो बहुउद्देशीय परियोजना है। इडुक्की की बात करेंगे जो केरल में है, तो ये भी जल विद्युत परियोजना है। कभी कभी पूछता है कि इडुक्की या सबरीगिरी किस प्रकार की विद्युत परियोजना है, क्या ये जल विद्युत है, सौर विद्युत है, कोयला आधारित है, गैस आधारित है? तो आपको बताना है कि सबरीगिरी और इडुक्की ये दोनों ही आपका जल विद्युत आधारित है। फिर इसी तरीके से उकाई की बात करेंगे तो उकाई जो जल विद्युत है, ये आपका कहाँ पे? गुजरात में विद्युत परियोजना, पतरातू झारखंड में, पेंच मध्य प्रदेश में, ढाबोल महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार कि ऊर्जा का योगदान। जैसे हम टोटल एनर्जी अगर मान लीजिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100% हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं हम? 100% कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां पर हम उस 100% में 57% तो प्रयोग मतलब पैदा कर रहे हैं तापीय विद्युत ऊर्जा से, और 29% लगभग पैदा कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा से, और जल विद्युत ऊर्जा के माध्यम से हम 11% और नाभिकीय ऊर्जा से 1%। हालांकि 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें, 4-5 साल पहले, तो लगभग 3% जो है कि हम विद्युत प्रोडक्शन कर रहे थे नाभिकीय विद्युत ऊर्जा से। जो परमाणु आधारित प्लांट है हमारे, जैसे यूरेनियम पे आधारित, प्लूटोनियम पे आधारित है, मोनोजाइट पे आधारित मतलब थोरियम पे, तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम पे आधारित जो परमाणु भट्टी भारत में संचालित की जा रही हैं, इनके माध्यम से हम लगभग 3% जो है कि बिजली का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन अब उसका प्रोडक्शन घर के जो प्रतिशत है वो घट के कितना हो गया? 1.7। तो किसकी वृद्धि हुई? या तो तापीय की वृद्धि हुई, या तो नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से अगर आप इनको जोड़ोगे तो लगभग 100% के आसपास आ जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे यहाँ विद्युत ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, तो तापीय विद्युत ऊर्जा का। या दूसरी भाषा में आपसे पूछा जा सकता है, दूसरी भाषा में तो क्या पूछा जाएगा? गैर नवीकरणीय कह सकते हैं, या परंपरागत कह सकते हैं, या अनवीकरणीय कह सकते हैं। तो इसी का योगदान सबसे अधिक होता है तापीय विद्युत ऊर्जा। और इस तापीय में भी दोस्तों गैस आधारित भी है और कोयला आधारित भी है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल माइंड फ्रेमिंग। और सेकंड नंबर पे आती है आपकी नवीकरणीय जल जो है कि विद्युत ऊर्जा। फिर यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे, और स्पेशली जल विद्युत परियोजनाएं वहीं पर डेवलप हो सकती है, या तो समुद्र के तट के किनारे हो, या वहां से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण झील, नहर या नदी का निकास हो रहा हो, तो वहीं पर हम जल को कवर करके जल विद्युत परियोजनाएं तैयार कर पाते हैं। जैसे केरल की बात करेंगे तो केरल में इडुक्की है, सबरीगिरी है, अभी हमने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा। तमिलनाडु में आपका मैटूर है, कुंडा है और पेरियार है। अब इस कुंडा को देख के आप प्रतापगढ़ वाला कुंडा मत लगा लेना, राजा भैया का जो क्षेत्र है विधायक जी का, ये नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा आपका। गुजरात में देखें तो उकाई, नर्मदा घाटी हो गया। मध्य प्रदेश में गांधी सागर, इंदिरा सागर, तवा और ओंकारेश्वर। ये मैंने वीडियो के पहले ही पूछा था आपसे स्टार्ट करने के 10-5 मिनट बाद कि ओंकारेश्वर जो है कि क्षेत्र मैंने बताया था आपको, जब हम अलंकेश्वर पढ़ रहे थे ना, अंकलेश्वर गुजरात में जो तेल आधारित था, मतलब तेल का प्रोडक्शन करने के लिए अंकलेश्वर गुजरात में, तभी मैंने आपसे पूछा था कि नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर किस राज्य में है, तो एमपी में है। इसका उत्तर आपको मिल गया। और महाराष्ट्र में आपको क्या मिलेगा? कोयना मिलेगी जल विद्युत परियोजना। जम्मू कश्मीर में आपका सलाल जल विद्युत परियोजना, बगलिहार, दुलहस्ती। अब आपको बताना है कि सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती ये तीनों ही मैं पढ़ा चुका हूं पुराने क्लास में। ये किस पर आधारित है? इट मीन्स कि किस नदियों पर आधारित है। हिमाचल की बात करेंगे तो यहाँ पे चमेरा और पार्वती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो रिहंद और माता टीला। तो माता टीला जो बांध है दोस्तों, ये बेतवा नदी पर निर्मित है, ठीक है, बेतवा नदी है। और रिहंद सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद, उसी पर यह जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया, फरक्का ताप विद्युत केंद्र। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई दोस्तों कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई है, 1975 में, और इसने पहली यूनिट 1977 में कहाँ पे लगाई थी, सिंगरौली में लगाई थी, जो कि 1982 से फंक्शनिंग करना शुरू करती है, अर्थात विद्युत का उत्पादन करना शुरू कर देती है। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओबरा। ठीक है, ओबरा जो कहाँ पर है, रूस में। कोबरा नहीं कह रहा हूं मैं, कोबरा स्नेक होता है, ओबरे की बात कर रहा हूं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोनभद्र जिले में रूस के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। अब कुछ बिजली घर है और उनका राज्य, जैसे कोठागुदम, ये आपका तेलंगाना में स्थित है। रायचूर ये आपका कर्नाटक में स्थित है, जो कोयले पर आधारित है। बनकबोरी ये आपका गुजरात में, ये भी कोयले पर आधारित है। वहीं अगर हम बात करें ताप विद्युत संयंत्र में, जैसे बदरपुर, दिल्ली में बदरपुर क्षेत्र है दोस्तों, तो ये दिल्ली हो जाएगा। हरदुआगंज, हरदुआगंज कहाँ पे है, तो ये आपको बता दूं मैं, अलीगढ़ में है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तरन की बात करें तो गुजरात में हो जाएगा, और पारस की बात करें तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम तापीय शक्ति क्षमता वाले अग्रणी राज्य की बात करेंगे कि थर्मल एनर्जी जो है कि सबसे अधिक कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। तो पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात, और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी यूनिट्स लगी, लेकिन लगभग 4 से 5 लगी है। जैसे ओबरा हो गया आपका, सिंगरौली हो गया आपका, रिहंद हो गया आपका, फिर ऊंचाहार हो गया, टांडा हो गया, मेजा हो गया, कई सारी यूनिट्स लगी हुई हैं, लेकिन छोटे छोटे मेगावाट की होती है, इसलिए ये तीसरे नंबर पे आती है। सबसे अधिक जो प्रोडक्शन होता है वो तापीय क्षमता का महाराष्ट्र में होता है। और अगर हम बात करें जल शक्ति क्षमता की, जो जल से निकालती है, अब जल विद्युत परियोजना मैंने आपको बताया, जहां पे नहर, झील, नदी, समुद्र ऐसे क्षेत्र होंगे तो वहां पे जल विद्युत परियोजना का विकास बेहतर होता है। तो इसमें पंजाब आपका पहले नंबर पे आएगा, कर्नाटक दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है आपका, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आएगा। और इसी तरीके से अब जरा एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा भी तो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, नाभिकीय ऊर्जा भी पढ़ रहे थे अभी हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी जो केंद्र है, सबसे अधिक कुडनकुलम का नाम आता है। किसका आता है, कुडनकुलम का, क्योंकि यहाँ पे 2000 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है, सबसे अधिक, मैक्सिमम यही है। फिर तारापुर महाराष्ट्र का, हालांकि सबसे पुराना जो है कि आपका जो न्यूक्लियर प्लांट है, ये सबसे पुराना माना जाता है महाराष्ट्र में, 1400 मेगावाट। रावत भाटा राजस्थान का 1180, कैगा कर्नाटक का 880, और नरोरा उत्तर प्रदेश का 440। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय प्लांटों का कितना योगदान है, तो हमने अभी पढ़ा 1.7%। अब इसमें भी एक प्रश्न ये बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय प्लांट या परमाणु ऊर्जा प्लांट है जो सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है बिजली का, तो उत्तर होना चाहिए कुडनकुलम, तमिलनाडु का। और ये किसके सहयोग से डेवलप किया गया है, रूस के सहयोग से, जो कि 2000 मेगावाट जो है कि विद्युत प्रोडक्शन कर रहा है। क्योंकि हमारे भारत में टोटल लगभग 6500 मेगावाट का जो है कि प्रोडक्शन हो रहा है, और उसमें एकमात्र तिहाई का हिस्सा, देखिए 1/3 हिस्सा केवल और केवल कुडनकुलम से हो रहा है। और नरोरा यूपी की बात करें, जो कि कहां पर है नरोरा, बुलंदशहर में है, तो बुलंदशहर में ये स्थित है, 440 मेगावाट का प्रोडक्शन यहां से हो रहा है। फिर बोकारो तापीय घर की बात करें तो ये झारखंड से स्थित है। बाढ़ सुपर थर्मल की बात करें तो ये बिहार में स्थित है। तो बोकारो कहां पे स्थित है, झारखंड में, और बाढ़ सुपर थर्मल कहां पे स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। फिर आगे हम देखते हैं पतरातू। तो पतरातू की बात करें तो ये ताप विद्युत केंद्र स्थित है। कौन सा है, ताप विद्युत केंद्र। वहीं झाकरी की बात करें तो जल विद्युत केंद्र है। कलपक्कम की बात करें तो नाभिकीय विद्युत केंद्र, और कोरबा की बात करें तो ये भी ताप विद्युत केंद्र है। अब जरा कोरबा कहां पे मैंने बताया आपको, छत्तीसगढ़ में बताया था। पतरातू कहां बताया था मैंने आपको, झारखंड में बताया था। कलपक्कम कहां बताया था, कमेंट सेक्शन में बता देना। हर चीज हम ही बताएंगे तो फिर आप तैयारी क्या करेंगे, तो कुछ चीजें तो आपको भी पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन की फॉर्म में देता हूं, क्योंकि कलपक्कम मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा था। अच्छा, एक जानकारी मैं दे दूं कि आज की क्लास हमारी थोड़ी सी बड़ी होगी, लगभग 1.5 घंटे की, और आज ही मैं इस पूरी इंडियन ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करूंगा। और फिर कल साथ में मैं पॉलिटी की जो 2 से 3 लेक्चर और बच रहे हैं, 8 या 9 लेक्चर हो चुके हैं, 2-3 लेक्चर और आएंगे, उसको भी कंप्लीट कर दूंगा मैं। और साथ में बायोलॉजी मॉडर्न हिस्ट्री चली रही है, और एक और सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसको खत्म कर लें। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं इसकी PDF आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप डेमो PDF को जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि हमारा वर्क ही इतना बेहतर है दोस्तों, इतना शानदार है कि आप लोगों ने बहुत इसको प्रमोट किया, बहुत सराहा है, बहुत प्रशंसनीय काम बताया।
और पीडीएफ को परचेस करने के लिए वीडियो के नीचे मोर सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, मैंने बताया था पहला जो है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी 1969 में, और यूएसए के सहयोग से। लेकिन ये जो बिजली का प्रोडक्शन करता है केवल 1400 मेगावाट के आसपास करता है। भारत में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, देखिए 3 प्रकार के नाभिकीय ईंधन होते हैं। एक तो होता है आपका यूरेनियम, ठीक है, एक होता है आपका प्लूटोनियम और एक होता है आपका थोरियम। तो देखिए यूरेनियम का जो है कि अभी एक लेटेस्ट भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी इसका कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। प्लूटोनियम भी जो है कि हम कहीं ना कहीं परिवर्तित करते हैं, लेकिन भारत में थोरियम का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो सकता है, या यूं कहें कि इसके भंडार बहुत अधिक है। कैसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो मोनाजाइट बालू है, ठीक है, कहाँ पे है, केरल के तट पे, तो यहाँ से जो है कि बहुत ही अधिक मात्रा में हम इस नाभिकीय ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कुछ नाभिकीय केंद्र हैं किन राज्यों में स्थित है, यह भी पूछा जाता है। जैसे कैगा की बात करें तो कर्नाटक, काकरापार की बात करें गुजरात, कलपक्कम की बात करें तमिलनाडु, और यही चीज मैंने अभी आपसे ऊपर पूछी थी, नरौरा की बात करेंगे उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कुडनकुलम तमिलनाडु, हरियाणा की बात करें तो गोरखपुर केंद्र। अब ध्यान देना, ये गोरखपुर आपका योगी आदित्यनाथ जी का यूपी वाला नहीं है, बल्कि हरियाणा में भी एक जगह है जहां पर न्यूक्लियर प्लांट को लगाया गया है। फिर इसी तरीके से हम हैवी वाटर के भी प्लांट पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया में 7 जगह जो है कि टोटल ये हैवी वाटर के प्लांट लगे हुए हैं। हैवी वाटर जिसे हम भारी जल भी कहते हैं, D2O, क्या कहते हैं उसको हम, भारी जल को D2O। इसका प्रयोग किस में होता है, अगर मैं आपको बता दूं, इसका प्रयोग जो होता है, जो रिएक्टर होते हैं हमारे, परमाणु रिएक्टर होते हैं, उनको मंदक के रूप में, इट मीन्स कि उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो थाल जो गुरुजल संयंत्र है ये महाराष्ट्र में है, और मनुगुरु भारी जल जो संयंत्र है ये तेलंगाना में स्थित है। तो आप देखोगे टोटल परमाणु ऊर्जा हेतु जो भारी जल संयंत्र है, हैवी वाटर प्लांट जहां पे तैयार किया था, ये केवल 7 जगह पे है और कहीं नहीं है। तो आप इन्हीं को याद रख लो, हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, कोटा राजस्थान में, मनुगुरु तेलंगाना में, तालचर ओडिशा में, थाल महाराष्ट्र में, और तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो 2 ऐसे पॉइंट है जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। जैसे एक तो थाल, जो कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट हम लोग पढ़ते हैं, वहां से कनेक्ट कर सकते हो, और मनुगुरु की बात करें तो ये तेलंगाना। ये 2 क्षेत्र आप शायद कंफ्यूज कर जाओ, बाकी मैक्सिमम आपने पढ़े होंगे। अब यहां पर हम देखते हैं मीठी वेड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये यूएसए के सहयोग से गुजरात में संचालित किया गया था, और इसे आंध्र प्रदेश में शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी जो मीठी वेड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में चल रहा था, और अब कहां पे शिफ्ट किया जा रहा है, इसको आंध्र प्रदेश में शिफ्ट किया जा रहा है। अब यहां पर एक और चीज हम देखते हैं, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, या यूं कहें कि अणु का मतलब ही होता है परमाणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई, जिसमें एनपीसीआईएल की जो हिस्सेदारी वो 51% है, और एनटीपीसी की 49% हिस्सेदारी है, जो परमाणु शक्ति विद्युत निगम के लिए मानी जाती है। तो यहाँ पे कुछ आणविक शक्ति केंद्र हैं, जैसे जैतपुरा हमने पढ़ा महाराष्ट्र में है, मीठी वेड़ी जो गुजरात में है, लेकिन अब इसको शिफ्ट किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, हरिपुर पश्चिम बंगाल में, और कोवड्डा या कोवाड़ा भी इसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं राणा प्रताप सागर पर जो विद्युत गृह स्थापित किया जा रहा है, तो राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, कोटा राजस्थान में है। कहाँ पे, कोटा राजस्थान। अब इसकी बात करते हैं अगर हम स्थान की और ऊर्जा के रूप, यहाँ से कौन कौन से ऊर्जा प्रोडक्शन होता है, तो आप देखोगे कि पावागढ़ जो कि कर्नाटक में स्थित है, और ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा का प्लांट होता है। तापा पानी, ठीक है, ताता पानी होना चाहिए, तापा पानी, ये भूतापी ऊर्जा है छत्तीसगढ़ में, और मुपदल तमिलनाडु में पवन ऊर्जा, काकरापार गुजरात में परमाणु ऊर्जा, और ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में सौर ऊर्जा से संबंधित है। और इसी प्रकार सौर ऊर्जा क्षमता वाले जो अग्रणी राज्य हैं, कहाँ कहाँ पे जो है कि सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन सबसे अधिक होगा, तो आपको पता है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वहां पर सबसे अधिक तापमान ग्रहण किया जाता है। तो राजस्थान नंबर 1 पे, गुजरात नंबर 2, नंबर 3 पे कर्नाटक। पवन ऊर्जा के लिए सतारा जो कि महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, सतारा की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका महाराष्ट्र में है, एमपी में नहीं, ठीक है। फिर पवन ऊर्जा क्षमता अग्रणी राज्य कहाँ पे, जहां पे विंड एनर्जी सबसे अधिक प्रोड्यूस होती है, तो तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक आएगा। जबकि हमने सौर ऊर्जा की बात करी तो राजस्थान आ गया पहले नंबर पे।
भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति यानी कि टाइडल एनर्जी ये खंभात की खाड़ी जो गुजरात के तट पे दिखती है आपको इस वाले एरिया में, यहाँ वाले क्षेत्र पे, ठीक है। यहीं पे दमन दीव देखने को मिलता है, काठियावाड़ तट वगैरह है, तो यहाँ पर आपको खंभात के तट पे ज्वारीय शक्ति सबसे अधिक देखने को मिलेगी। और ज्वारीय ऊर्जा के दो प्रमुख संभावित क्षेत्र, एक तो खंभात का तट और एक कच्छ की खाड़ी, जिसका पूर्व नाम था कैम्बे की खाड़ी। और ये चीज मैंने आज की क्लास में आपसे पूछ भी लिया था कि कच्छ की खाड़ी अर्थात कैम्बे की खाड़ी क्या नाम है। तो यहां तक वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं, तो लाइक कर देना दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो ये क्लास वगैरह। और चलते हैं हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे समय को बढ़ा रहे हैं, 55 मिनट की क्लास हो चुकी है और धीरे धीरे हम 1.5 घंटे में आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि 31 दिसंबर 2022 यानी कि पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र सकल विद्युत स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान पे है। और भाई ये अभी तक यही आंकड़े चल रहे हैं। रामपुरा गांव झांसी का स्थित है, जो कि अपने सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बन गया यूपी में। यानी यूपी का ये पहला गांव बना है, रामपुरा गांव झांसी में स्थित है, जो कि सौर ऊर्जा प्लांट वाला पहला गांव है जहां पर हर घर में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जा चुका है। भूतापी ऊर्जा के जो 3 प्रमुख क्षेत्र है ना, 3 प्रमुख स्रोत, एक तो होता अधोभौमिक गर्म जल, फिर मिश्रित मंडल का गर्म मैग्मा और गर्म चट्टाने, यहां से आपको भूतापी ऊर्जा मिलती है। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि भूतापी ऊर्जा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय, तो आपको बता दें कि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कि गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत भी मानी जाती है। टर्म्स वही है। संभावित क्षेत्र इसके कहाँ पे मिलेंगे, तो पूगा घाटी जम्मू कश्मीर, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, तातापानी छत्तीसगढ़, खम्मम आंध्र प्रदेश, अनहोनी एमपी। तो ये प्रमुख स्रोत हैं या प्रमुख क्षेत्र जहां पे हमें भूतापी एनर्जी मिल सकती है। गैर व्यावसायिक या गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी है, तो इनका नाम याद रख लो, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, बायोगैस, अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा। तो भूतापी ऊर्जा को बहुत सारे लोगों को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि जमीन के अंदर हीटिंग पैदा होने से, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से जो हीट पैदा होती है या मैग्मा से जो हीट पैदा होती है उसे हम भूतापी कहते हैं। तो भूमि के अंदर होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, परंपरागत ऊर्जा में डाल देते हैं। वो सोचते हैं ये भी तो जीवाश्म से ही तैयार हो रही है ना, इसीलिए, जो कि ये गलत है, क्योंकि वो जीवाश्म से नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव विघटन तत्वों से तैयार होती है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में। 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके अंतर्गत बरौनी गुवाहाटी, बरौनी कहाँ पे है बताइए जल्दी, मथुरा में है या बिहार में है बताइए। बरौनी गुवाहाटी जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाना है, और जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, झारखंड, ये इतने राज्य शामिल हो रहे हैं। तो आपसे पूछ लेता है कि ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 राज्य आते हैं, जिसमें ये 6 राज्यों के नाम आप याद रख लेना, और जिसका उद्घाटन 2016 में वाराणसी में किया गया था। अब वाराणसी में अगर कोई उद्घाटन हो और नरेंद्र मोदी जी ना पहुंचे तो बेकार है, क्योंकि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जरूर जाते हैं। फिर यहाँ पर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि मार्च 2018 में दीव, जो कि यूनियन टेरिटरी पूरी तरीके से सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 25, जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो जरा हम पहले इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर उद्योग को पढ़ेंगे, और उद्योग में अगर हम बात करें तो राउरकेला इस्पात कारखाना, कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो जगह होती हैं ये उद्योगों की, उनके बारे में पूछ लेता है कौन से राज्य में संबंधित है, और कभी कभी इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर को भी पूछा जाता है। तो ध्यान से पढ़ना, राउरकेला जो इस्पात कारखाना है ये आपका कहाँ मिलेगा, ओडिशा में मिलेगा। भिलाई का कारखाना जो कि छत्तीसगढ़ में है 1959 में, और 1959 में ही राउरकेला भी स्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्त, जिसको हम लोग नाम देते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल, और उन्होंने 1956 में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना गठित हुई तो उन्होंने 3 हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट किया कि 3 हैवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योगों की स्थापना की जाए, जिसमें राउरकेला ओडिशा में स्टैब्लिश हुई 1959 में, फिर उसके बाद भिलाई 1959 में स्टैब्लिश हुई छत्तीसगढ़ में, और 1959 में ही दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्टैब्लिश हुई। अब बात यहाँ पे आती है कि इसको किसके किसके सहयोग से स्टैब्लिश किया गया। हालांकि हम आगे भी बताएंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं राउरकेला को स्टैब्लिश किया गया
जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई की अगर हम बात करें तो ये रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर की बात करें तो ये ब्रिटेन के सहयोग से इस्टेब्लिश की गई थी। और अब उसके बाद फिर और भी हैवी इंडस्ट्री बनाई जाने लगी। 1964 में बोकारो ये झारखंड में इस्टेब्लिश हुई, और किसके सहयोग से हुई थी? ये रूस के सहयोग से हुई थी। फिर 74 में सलेम आती है तमिलनाडु में, और 1994 में जिंदल विजयनगर ये कर्नाटक में। तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको प्रश्न बताया कि किसके सहयोग से, किस समय और कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। हालांकि अगर हम बात करें, अब यहां पर आप देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहा था, धब्बा रहित या कलंक रहित, यानी कि जो हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं, जो चम्मच होते हैं, वो कैसे स्टील के होते हैं? वो स्टेनलेस स्टील होती है, जो कि जिसपे जंग वगैरह नहीं लगती है। ठीक, इसको बनाने के लिए सामान्यतः क्रोमियम और निकेल का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनमें और भी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे लौह धातु मिलाई जाती है और कार्बन। इस तरीके से 4 धातुओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपसे पूछता है क्रोमियम और निकेल के बारे में, तो आपको यही लगाना है, क्रोमियम, निकेल, फिर लौह धातु और कार्बन। ये सभी आपस में मिलाकर स्टेनलेस स्टील तैयार की जाती है। और सामान्यतः हम जो बर्तन वगैरह देखते हैं अपने घरों में, वो सभी स्टेनलेस स्टील के ही माने जाते हैं। फिर इस्पात उद्योग हेतु सामान्यतः कोकिंग कोयला जो होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, और जिसे ऑस्ट्रेलिया से हम आयात करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो देखिए 2 प्रकार की बात होती है। एक होता है 99% बिटुमिनस कोयला मिलता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम कोकिंग कोयले की बात करें तो केवल और केवल 7% ही हमारे यहाँ कोकिंग कोयला होता है, जो मुख्यतः ताप भट्टियों में प्रयोग किया जाता है, बिजली प्रोडक्शन में या स्टील प्लांट में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कोकिंग कोयला जो है कि हमारे यहाँ केवल 7% है, इसलिए हमें मैक्सिमम मात्रा में आयात करना होता है। और कहाँ से आयात करते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। वहीं जमशेदपुर लौह संयंत्र की बात करें, जो झारखंड में स्टैब्लिश है, लौह अयस्क एवं कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है, और इसे टिस्को अर्थात कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भी कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। ऐसा लौह इस्पात उद्योग के संकेंद्रण के कारण कहा जाता है, क्योंकि जो पिट्सबर्ग है वो असल में यूएसए में स्थित है। और यूएसए में जो पिट्सबर्ग का क्षेत्र है, जो ग्रेट लेक्स के बाद आता है, ह्यूरॉन झील के आसपास, तो यहाँ पर पिट्सबर्ग लौह इंडस्ट्री के मामले में बहुत ज्यादा डेवलप है। इसलिए भारत में भी इस तरीके के डेवलपमेंट को हमने जमशेदपुर को डेवलप किया, और भारत का पिट्सबर्ग से कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए जो चीजें मैंने ऊपर बताई आपको, कि राउरकेला जो इंडस्ट्री बनी थी जर्मनी के सहयोग से, भिलाई थी वो रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, बोकारो रूस के सहयोग से। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टैब्लिश हुई। फिर आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार लौह एवं इस्पात उद्योग सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाता, लगभग कितना? 4,897 मिलियन डॉलर। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क ओडिशा के सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों से प्राप्त होता है। इसको जो लौह अयस्क प्राप्त होता है, बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल कोयला क्षेत्रों के आसपास अवस्थित है, जबकि भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफी दूर अवस्थित है। अब हम यहाँ पर कुछ इनकी बात देखते हैं। तो आप देखोगे विजयनगर कर्नाटक में है, भद्रावती कर्नाटक में है, सलेम तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, राउरकेला ओडिशा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो ये कुछ प्रमुख जो है कि लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं, जो मैप पर आप दिखा सकते हो मेंस के एग्जाम में। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको इन शॉर्ट कहते हैं बाल्को, 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, अभी आगे मैं दिखाऊंगा इसे। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। वही नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, जिसे हम लोग कहते हैं, कोरापुर ओडिशा में है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हिंडाल्को की बात करें तो रेणुकूट सोनभद्र यूपी में स्थित। फिर आता है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खितड़ी राजस्थान में की गई है, क्योंकि राजस्थान से जो झुंझुनू की जो खान है खितड़ी झुंझुनू, यहाँ से जो तांबे का प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा ही किया जाता है। और ये जो प्रश्न आगे मैं आपको कराने जा रहा हूँ, यही प्रश्न आपका सीधा सीधा आ चुका था यूपीपीएससी 2022 में। क्या आया था कि बाल्को की स्थापना कहाँ की गई? कोरबा छत्तीसगढ़ में। नालको की स्थापना कोरापुट ओडिशा में। हिंडाल्को की रेणुकूट यूपी में। और मालको को ही लेकर कंफ्यूज किया गया था मेट्टूर यानी सलेम तमिलनाडु में, लेकिन ऑप्शन में था मद्रास। इंडाल की बात करेंगे तो हीराकुंड ओडिशा में। अब इनके सहयोगी देश देख लो, बाल्को में सोवियत संघ, नालको फ्रांस, हिंडाल्को यूएसए, माल्को इटली, इंडाल्को कनाडा। तो ये इनके सहयोगी देश भी हैं, जिनके सहयोग से ये स्थापना हुई थी। फिर एल्यूमिनियम संयंत्र की बात करें तो जैसे अलुपुरम केरल में है, अंगुल ओडिशा में है, बेलगांव कर्नाटक में है।
और आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पर आप देखोगे कुछ संस्था है और उनके कुछ हेडक्वार्टर हैं। जैसे ओएनजीसी की बात करेंगे, तेल व प्राकृतिक गैस यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी बात करें ओएनजीसी की तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो ये हैदराबाद में। और नाल्को की बात करें तो ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री प्लांट है भुवनेश्वर में। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत हरियाणा में लगाया गया, जबकि रबर के प्रोडक्शन में सबसे अधिक जो आता है आगे इंडस्ट्री या स्टेट, वो होता है आपका केरल। फिर यहाँ पे कुछ केंद्र हैं, केंद्र और उद्योग, जैसे काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में जूट उद्योग से संबंधित है। विरुधुनगर ये आपका तमिलनाडु में सूती वस्त्र इंडस्ट्री के लिए। चन्नापटना ये रेशम से संबंधित है। भदोही जो कि यूपी के इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के पास है, सॉरी इलाहाबाद और बनारस के बीच में। तो ये कालीन, जो कालीन भैया आपके मिर्जापुर वेब सीरीज आपने देखी है, तो मिर्जापुर, भदोही, इन सभी क्षेत्रों में कालीन का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर यहाँ सूची 1 और सूची 2 का मिलान करेंगे तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग आपका रांची झारखंड में। मशीन औजार निर्मित होते हैं पिंजौर हरियाणा में। एल्यूमिनियम के लिए रेणुकूट आपका हिंडाल्को इंडस्ट्री हो गई। उर्वरक की बात करेंगे तो सिंदरी में हो जाएगा। पेट्रोनेट एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि लिक्विड रूप में तरल प्राकृतिक गैस, ये लिमिटेड ने अभी तक दाहेज यानी गुजरात, कोची केरल एलएनजी टर्मिनल लगा चुकी है और अगला एलएनजी टर्मिनल गंगावरम आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। तो जो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड है, इसके द्वारा एक तो दाहेज गुजरात में, कोच्चि केरल में और साथ ही साथ अब गंगावरम में लगाने का प्रस्ताव चल रहा है। 2 जगह ऑलरेडी ये लगा चुकी है। फिर आगे देखें, नारवा पहाड़ खान झारखंड में स्थित है। यूरेनियम की खान है यहाँ पे, जो नारवा पहाड़ खान है ये झारखंड में स्थित है और यहाँ से यूरेनियम का खनन किया जाता है। फिर हस्तशिल्प केंद्रों की बात करें तो मोन जो वास्तुकार क्षेत्र है ये नागालैंड का है। नलबाड़ी जो बांस से संबंधित है तो असम में। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश और तुरा मेघालय में स्थित है। आगे देख लेते हैं कि आंवले की बात करें, यानी कि जो आंवला वगैरह जो होता है, अब यहाँ पे जो आंवला होता है वो तो होता है आपके कहाँ पर, ये होता है आपका प्रतापगढ़। लेकिन ये आंवला एक जगह है जो बरेली के पास स्थित है। किसके पास स्थित है? बरेली बदायूं के पास स्थित है। तो ये उर्वरक कारखाने से संबंधित है। मोदी नगर की बात करेंगे जो गाजियाबाद में एमआरएफ कंपनी भी उनकी चलती है, मोदी नगर रबर फैक्ट्री, तो ये रबर हो गया। बाराबंकी की बात करेंगे जो यूपी में अफीम की खेती के लिए फेमस है, हालांकि यहाँ पे पॉली फाइबर का प्रोडक्शन किया जाता है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पे विस्फोटक का प्रोडक्शन किया जाता है। और आगे देखते हैं, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। और सूती वस्त्र जो कारखाने हैं सर्वाधिक, वो कहाँ पे होगा? सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है और फिर आंध्र प्रदेश में होता है। यहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो जैसे डीजल लोकोमोटिव, जिसको हम लोग इन शॉर्ट डीएलडब्ल्यू कहते हैं, ये वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन की बात करें तो रायबरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें तो ये गाजियाबाद में है। तेल शोधन कारखाना की बात करें तो ये मथुरा में है, ठीक है। और इसी तेल शोधन कारखाने का नाम बरौनी है, नहीं बरौनी नहीं है, ये मथुरा के नाम से, बरौनी तो बिहार में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सीमेंट उद्योग भार हरास वाला उद्योग है जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर है। अब भार हरासी उद्योग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कच्चा माल हमने लगाया 100 किलोग्राम, ठीक है, कच्चा माल 100 किलोग्राम लगाया और उसके बाद जो हमने प्रोडक्शन किया, जो उत्पाद को तैयार किया, वो बन के केवल तैयार हुआ 65 किलो, तो कितने किलोग्राम का वजन घट गया? 35 किलोग्राम का वजन घट गया। तो इसका मतलब हो गया ये भार हरासी उद्योग हो गया। लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल लगा रहे हैं 20 किलो केवल और हमारा जो प्रोडक्शन तैयार हो रहा है वो हो रहा है 25 किलो का, तो इसका मतलब ये भार हरासी उद्योग नहीं है। जैसे गन्ने की बात भी करें तो गन्ना हम कई क्विंटल में जो है कि तैयार करके लगाते हैं, लेकिन वहां पे भार का हरासमान नहीं होता, भार हरासी नहीं होता, सॉरी भार हरासी होता है, क्योंकि वहां पे जो चीनी बनती है उसका वजन कम हो जाता है। मान के चलिए कि अगर आप एक ट्रक जो है कि गन्ना ले जाके गिराते हैं चीनी मिल की फैक्ट्री में, तो एक ट्रक चीनी तैयार हो जाए ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो आधे ट्रक ही चीनी तैयार हो या उससे भी कम चीनी तैयार हो, तो इसलिए उसको भार हरासी उद्योग कहा जाता है। इसी तरीके से बिहार के डालमिया नगर में मुख्यतः सीमेंट उद्योग विकसित किया गया है और अन्य में जैसे चीनी, कागज, केमिकल ईटीसी जो है कि, तो डालमिया नगर में मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग डेवलप किया गया, लेकिन साथ ही साथ चीनी भी है, कागज भी है, केमिकल उद्योग भी यहाँ पे लगाया गया है। भोपाल की बात करें एमपी की, तो यहाँ पे कीटनाशक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आप खेतों के फसलों के लिए जो कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं उसकी इंडस्ट्री यहाँ पर है।
फिर और भी हम इंडस्ट्री की बात करें तो विशाखापत्तनम को देखें तो विशाखापत्तनम पोत निर्माण से संबंधित है क्योंकि तटीय क्षेत्रों में है। मूरी की बात करें तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। गुरुग्राम हरियाणा में मोटर गाड़ियों समेत है। पनकी, पनकी ये कहाँ पे है? कानपुर में दोस्तों, ठीक है, तो ये उर्वरक हो जाएगा। पोरबंदर गुजरात में आता है सीमेंट उद्योग। पेट्रो रसायन नागथेन। लोहा इस्पात राउरकेला उड़ीसा में आ जाएगा। इसी तरीके से और भी चीजों को कवर करें तो रामागुंडम की बात करें तो रामागुंडम तेलंगाना का जो है उर्वरक के लिए है। और इसी तरीके से मैंने अभी आपको आंवले के बारे में बताया था, जो आंवला बरेली बदायूं के पास है, वो भी उर्वरक कारखाने इसके लिए प्रसिद्ध है यूपी का। चितरंजन वेस्ट बंगाल में लोकोमोटिव। कोरबा छत्तीसगढ़ का एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। पिपरी यूपी, पिपरी जो है कि कहाँ पे मिलेगा आपको? सोनभद्र में मिलेगा और यहाँ पे जल विद्युत प्रोडक्शन किया जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया। सिंदरी या सिंदरी में स्थापित किया गया था पहला उर्वरक कारखाना, जबकि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में ही स्थापित किया गया था रानीपेट तमिलनाडु में। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा 1951 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर वहीं नेपा नगर आपका बहुत बार पूछा था, एमपी में है, जो कागज उद्योग के लिए है। सिंदरी झारखंड का उर्वरक उद्योग के लिए। नरौरा यूपी का ये अणु शक्ति, इट मीन्स की न्यूक्लियर प्लांट से संबंधित यहाँ पर है। ये भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद के अंतर्गत आता है। तो ये सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। जबकि एक और उर्वरक कारखाना है भारत में, मतलब यूपी में, आंवला में। ब्रजराज नगर ओडिशा में, जो कि कागज उद्योग से संबंधित है। कैमूर की बात करें एमपी में तो ये सीमेंट उद्योग से संबंधित है। और हल्दिया वेस्ट बंगाल ये पेट्रो रसायन से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात जामनगर में स्थित है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं सेल, तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 को। वहीं मैंने आपको पढ़ाया कि एनटीपीसी की अगर स्थापना कोई पूछे तो आपको बताना 1975 में। और 1977 में सिंगरौली सोनभद्र में इन्होंने पहली यूनिट लगाई थी। कागज उद्योग कुछ और भी हैं, जैसे एक नेपा नगर फेमस है एमपी का, वैसे और भी कई जगह कागज उद्योग हैं। जैसे अमलाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। बल्लारपुर की बात करें महाराष्ट्र में है। ब्रजराज नगर की बात करें तो ओडिशा में है। और राजमुंदरी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक कागज मिलें या कारखाना कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। सूती वस्त्र का, जो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र है और उसके बाद अहमदाबाद है। यहाँ राज्यों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम शहरों की बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं राज्यों की बात करूंगा क्योंकि तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का अग्रणी उत्पादक है। सूत का या सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कताई मिलों की संख्या अधिक है, जो कि कपास से सूत या धागा बनाता है। कुशल श्रमिकों की यहाँ पे मात्रा अधिक है और सस्ती जल विद्युत उपलब्धता है, क्योंकि तमिलनाडु के तट पे समुद्री जो क्षेत्र है वो भी है और साथ ही साथ वहाँ पे नदियों का भी जो बहाव है अच्छा है और वर्षा जल भी जो लौटते हुए मानसून से प्राप्त होता है। इस वजह से वहाँ पे जल विद्युत उपलब्धता आसानी से और सस्ती दरों पे है। हालांकि सबसे पहले 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत की पहली सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, जो कि असफल रहा। ठीक है, ये असफल रहा, लेकिन सबसे पहले भारत में 1818 में सूती वस्त्र कारखाना स्टैब्लिश किया गया। और आगे देखते हैं कुछ और प्रमुख उद्योग हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो रेशम वस्त्र से संबंधित मैसूर कर्नाटक हो जाएगा। पेट्रो रसायन के लिए जवाहर नगर गुजरात हो जाएगा। उर्वरक के लिए बात करें तो तलचर उड़ीसा हो गया, या फूलपुर इलाहाबाद हो गया, या फिर आपका आंवला बरेली बदायूं के पास जो है यूपी में, वो भी इसमें आ जाएगा। औषधि निर्माण की बात करें तो ऋषिकेश उत्तराखंड, क्योंकि जितने भी औषधि निर्माण होते हैं खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो खासकर ऋषिकेश या हरिद्वार के रीजन में ज्यादा है। अब यहाँ पे कुछ स्थल और केंद्र की बात करेंगे जो किस राज्य से संबंधित है। जैसे कोयाली की बात करें तो गुजरात से है। नागपट्टिनम तमिलनाडु। नुमालीगढ़ की बात करें असम। मनाली की बात करें तमिलनाडु, रिपीटेड है ये। मूरी की बात करें झारखंड। अलवाई की बात करें केरल। धर्मापुरी की बात करें तो ओडिशा। ये सभी रिपीटेड हैं। औद्योगिक इकाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो केंद्र है, जैसे एटलस साइकिल कंपनी, आपने बचपन में जरूर कभी ना कभी साइकिल चलाई होगी और ध्यान दिया होगा तो आपने दो साइकिलें चलाई होंगी, या तो हीरो की साइकिल चलाई होगी या फिर एटलस की साइकिल चलाई है। जिसने एटलस की साइकिल चलाई है वो अपना कमेंट सेक्शन में एटलस लिखेंगे, और जिन्होंने हीरो की साइकिल चलाई वो हीरो लिखेंगे। हालांकि मैंने तो दोनों साइकिल चलाई थी। तो ये सोनीपत की कंपनी है, हरियाणा में स्थापित है एटलस के लिए। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु कर्नाटक में है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ये कलोल गुजरात में है।
और नालको जो कि एक एल्यूमिनियम कंपनी नेशनल लेवल पर, यह भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। लुधियाना पंजाब की बात करें तो ये हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में सबसे अधिक जो औद्योगिक राजधानी के रूप में फेमस है वो लुधियाना। लुधियाना में इंडस्ट्रीज बहुत हैं, स्पेशली कपड़ों की इंडस्ट्रीज वहां पे ज्यादा है। फिर आगे देखें कि उद्योग क्षेत्र में कुल जल उपयोग जो है कि लगभग 88% हिस्सा होता है तथा ताप शक्ति द्वारा उपभोग भी किया जाता है। मतलब उद्योग क्षेत्र के कुल जल उपयोग का जो लगभग 88% कौन यूज करता है? ताप शक्ति। जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए जो रिएक्टर चलाते हैं या जो भी थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं, इसमें सबसे अधिक जल का प्रयोग किया जाता है उद्योग में भी। अब कुछ उद्योग हैं और उनके स्थान के बारे में जानकारी, जैसे कागज उद्योग, नेपानगर अभी हमने पढ़ा, और भी अलग अलग पढ़े। वहीं टीटागढ़ भी आता है। सीमेंट उद्योग के लिए लखेरी है। लौह इस्पात के लिए भिलाई है। खनिज तेल शोधन के लिए अंबाला है। एल्यूमिनियम के लिए जेके नगर है। तांबा के लिए मलाज खंड, जो कि मैंने आपको बताया था बालाघाट मलाज खंड एमपी में। जस्ता के लिए टुंडू। जूट के लिए भाटपाड़ा है। फिर और भी कुछ उद्योग हैं। देखिए ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चल रही है, अगर आप लोगों ने नोट्स लिए होंगे तो वहां से भी आपको रटना ही है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताते जा रहा हूँ कि अगर आप लोग बिगिनर हैं और आपको कुछ चीज़ों की लोकेशन नहीं पता या इंटरकनेक्टेड करना है तो वो आपको एक मदद मिल पा रही होगी। बाकी और ये सब चीज़ें तो आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि बाकी जो समझने वाली चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी इससे पहले 10-12 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दी है। तो आज ही हमारा ज्योग्राफी का आखिरी लेक्चर होगा और इसी में हमारी पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी शॉर्ट नोट्स की, वो भी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, केवल इंडियन ज्योग्राफी। और कल मैं 2 से 3 लेक्चर लाके कल परसों तक इंडियन पॉलिटी भी खत्म कर दूंगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों। अगर आप भी पीडीएफ खरीदना चाहते हैं इसकी, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और वहां से आप पेमेंट करके प्रोसेस समझ के आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप पर ही। अब यहाँ उद्योगों की बात करते हैं और अवस्थिति, जैसे उर्वरक उद्योग श्री गंगानगर, और ये श्री गंगानगर कहाँ पे है? ये राजस्थान में हो जाएगा। कांच उद्योग की बात करेंगे तो जयपुर, हालांकि जो कांच की चूड़ियां हैं वो यूपी में फिरोजाबाद की फेमस है। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो उदयपुर, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रश्न राजस्थान स्पेशल था। कृत्रिम रेशे की बात करेंगे तो कोटा में हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम, मध्य प्रदेश में स्थित चंदेरी, ये पारंपरिक साड़ी और वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। आप बहुत सारा जो साउथ इंडियन मूवीज देखते होंगे तो उसमें कहा जाता है ना कि हमें कांचीपुरम साड़ी चाहिए या चंदेरी साड़ी चाहिए या बनारसी साड़ी चाहिए, बनारसी सिल्क। तो बनारसी सिल्क मतलब यूपी का बनारस, चंदेरी मतलब एमपी का चंदेरी, कांचीपुरम मतलब तमिलनाडु का कांचीपुरम। तो ये साड़ियों के परंपरागत जो स्रोत है, मतलब परंपरागत क्षेत्र, उसके लिए फेमस है। वहीं औद्योगिक केंद्र और अवस्थिति, जैसे टीटागढ़ हमने कोलकाता हुगली के क्षेत्र में देखा, शिवकाशी बंगलुरु तमिलनाडु के लोकेशन पे है, अंबरनाथ मुंबई पुणे क्षेत्र में, और भरूच की बात करेंगे तो अहमदाबाद और बड़ौदा के क्षेत्र में स्थित है, गुजरात में। फिर हम बात करते हैं पीतमपुरा एमपी। ठीक है, पीतमपुरा एमपी किसके लिए जाना जाता है? तो ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। और उर्वरक उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है वो एक तो आपका नेफ्था होता है, जिप्सम होता है और सल्फर। हालांकि चूना पत्थर और जिप्सम आपके सीमेंट उद्योग के लिए भी कच्चा माल होता है, लेकिन नेफ्था, जिप्सम और सल्फर ये तीनों ही उर्वरक इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में जाना जाता है। राजस्थान लगभग एकमात्र उत्पादक है सीसा का, जस्ता का, बेलेस्टोनाइट का और सेलेनाइट का। अब यहाँ पे ध्यान देना कि तांबे में मैंने इसको एकमात्र नहीं लिखा है, क्योंकि तांबे में इस बार जो है कि एमपी का प्रोडक्शन सबसे अधिक हुआ है, लेकिन तांबे के लिए झुंझुनू, खेतड़ी, ये जो प्रमुख खान है इसकी, भीलवाड़ा वगैरह, ये सब फेमस है। अब यहां पर हम चलते हैं कुछ प्रमुख पॉइंट पे। जैसे आप देखोगे कि डीएलडब्ल्यू वाराणसी के द्वारा अब डीजल और विद्युत दोनों ही प्रकार के इंजन बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसका जो नाम है डीएलडब्ल्यू, यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप। इट मीन्स कि ये डीजल के जो इंजन होते थे उनको बनाते हैं। जैसे आपने लोकोमोटिव या लोको पायलट की जो जॉब देखी होगी रेलवे में, वो कोई और नहीं, रेलवे के ड्राइवर ही होते हैं लोको पायलट। तो वहीं से डीजल लोकोमोटिव जो वर्ड आया कि डीजल के इंजन बनाए जाते थे। लेकिन अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि विद्युत इंजन भी बनाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। और अब हम पढ़ेंगे 26 नंबर, जहां से कई बार आपसे पूछा जाता है अनुसंधान केंद्र के बारे में, रिसर्च सेंटर के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे औद्योगिक अनुसंधान केंद्र में, तो भारत का शोध केंद्र एक मैत्री 1988 अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो बर्फ है, हिमनद है, ग्लेशियर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसकी स्टडी के लिए स्टैब्लिश किया गया। हालांकि दुनिया के और भी देशों ने वहाँ पर अपने अपने रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किए, क्योंकि इसे हम नो मैन लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नो मैन
लैंड। इट मीन्स कि एक ऐसी जमीन जहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, केवल रिसर्च के लिए वहां पे कुछ स्टेशन बनाए गए हर देश के द्वारा जो सक्षम है वहां पे बनाने के लिए, और फिर वहां पे जा जाके हम लोग अपनी रिसर्च करते हैं। तो उसी तरीके से अंटार्कटिका में मैत्री है, और अंटार्कटिका में 3 सेंटर हैं टोटल, मैत्री, गंगोत्री, भारती। लेकिन हम बात करें कि पहला केंद्र कौन सा था, तो दक्षिण गंगोत्री था, जिसकी स्थापना 83-84 में की गई, और दूसरा आपका मैत्री 88 में, और तीसरा भारती है जिसकी स्थापना 2012 में की गई, ये लेटेस्ट है। फिर वहीं पे इक्री सेट की बात करें, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, इक्री सेट का। और आगे देखते हैं तो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है, CRIDA के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जो बागवानी संस्थान है शुष्क स्तर पे, तो द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये बीकानेर राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, यानी कि प्रबंधन से संबंधित है, तो हैदराबाद में, और 1976 में स्टैब्लिश किया गया, इसको ICAR भी कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जो कि NIAM जयपुर राजस्थान में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFITRI मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये झांसी में आपका होता है। कहाँ पे, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, और यहीं पे केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र भी झांसी में ही आपको देखने को मिलता है। हो सकता है आगे होगा तो हम जरूर पढ़ेंगे। नीरी की बात करें, जो कई बार एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संसाधन या संस्थान, तो ये नागपुर में है नीरी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित, ये कहाँ पे स्थित है, भोपाल में। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है, जबकि आलू का शोध संस्थान शिमला में स्थित है। और अब इसका जो नाम रखा गया भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो भारतीय शाक भाजी सब्जी अनुसंधान संस्थान, यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, वाराणसी यूपी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, ये लखनऊ यूपी में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, यानी कि जो खान वगैरह होती है उसकी जो ब्यूरो है, वो 1 मार्च 1948 को स्टैब्लिश किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद झारखंड में। और भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है, सूरत गुजरात में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद, जो अमूल के नाम से भी आता है, तो ये गुजरात में स्थित है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी यूपी, यही मैंने बताया, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी यूपी, वहीं भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी यूपी में स्थित है। फिर आगे देखते हैं, भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया सोलन हिमाचल प्रदेश में। भारत का जो प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित है, ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। और भारत का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तेलंगाना में। तो ध्यान देना, बागवानी की बात होगी तो आप सोलन हिमाचल प्रदेश लगाओगे, लेकिन ये जो प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय है ये तेलंगाना, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में स्टैब्लिश शायद किया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। सैन्य विधि संस्थान कामटी नागपुर में, और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में है। अब यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखनी है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान अगर पूछा जाए तो आपको लखनऊ 1952, और अगर पूछा था भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र तो आपको लगाना है कोयम्बटूर तमिलनाडु। इट मीन्स कि गन्ना के रिप्रोडक्शन सिस्टम पे जो रिसर्च की जा रही है वो प्रजनन से संबंधित कहाँ पे, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। लेकिन अगर गन्ने की और बीमारियों से, उसके प्रोडक्शन से, उसकी मिठास से, उसकी गुणवत्ता से रिसर्च की जा रही है सभी से संबंधित, तो लखनऊ में हो जाएगा आपका। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक, क्योंकि चावल का भी वहीं पे है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जो मृदा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो भोपाल में स्थित है। खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। इसका न्यू नाम कर दिया गया भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ हो गया है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कोलकाता में है। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है कहाँ पे, नेचुरल हिस्ट्री का न्यू दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस के साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो चीज मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको कजरी भी कह दिया जाता है। इसको देवनागरी में भी इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है कजरी के बारे में, तो ये जोधपुर राजस्थान में है। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है।
भारतीय गेहूं अनुसंधान करनाल में, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण हैदराबाद, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद में है। तो यूपी के गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र था। और आगे देख लेते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। 1905 में शिमला हेडक्वार्टर बना, 1928 में पुणे हेडक्वार्टर बना और अंततः 1944 में इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर बना दिया गया। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जो मौसम विज्ञान विभाग है इसकी स्थापना कब हुई, 1875 में अंग्रेजों के जमाने में। पहला जो हेडक्वार्टर था इसका वो कलकत्ता में स्टैब्लिश था 1905 में, फिर दोबारा इसका बनाया गया 1928 शिमला में और फिर फाइनली आज का जो मौसम विज्ञान का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में 1944 में स्टैब्लिश कर दिया गया। भारतीय भाषाओं का जो संस्थान है वो आपको देखने को मिलेगा मैसूर, ये मैसूर नहीं मैसूर होगा, और इंडियन लैंग्वेज 1969 में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा के मखदुम में है, तो मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुदुचेरी में की गई। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज यूपी में। वन अनुसंधान संस्थान की बात होगी तो देहरादून आएगा अनुसंधान को लेके, और अगर वन प्रबंधन की बात होगी तो भोपाल आएगा। नीरी की बात होगी तो नागपुर। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो जिस तरीके से मैंने गन्ना में अनुसंधान और प्रजनन में डिफरेंस बताया, वैसे आपको वन में भी अनुसंधान और प्रबंधन में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आगे बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी केन्या में स्थित है। ये यूनेप का भी यहीं पर मुख्यालय है। यूनेप का भी मुख्यालय कहाँ पे, नैरोबी में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी का भी यानी कृषि वानिकी का भी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है आपका कहाँ पे, देहरादून में। और वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, नोएडा यूपी में स्थित है। जो वीवी गिरी जी हमारे जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद को उन्होंने सुशोभित किया था तीसरे या चौथे राष्ट्रपति के रूप में, तो यहाँ पर यह चीज समझ में आ गई कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है कि आपने स्थित कहाँ पे देखा, नोएडा में। तो अब अगर मैं आपसे यूपी का पूछूं कुछ मेन अगर मैं यूपी का, तो जैसे हमने वाराणसी में दोस्तों क्या देखा, जल्दी बता दीजिए, तो सब्जी अनुसंधान केंद्र देखा। लखनऊ में हमने क्या देखा दोस्तों, तो लखनऊ में हमने हॉर्टिकल्चर सेंटर भी देखा। वहीं गन्ना अनुसंधान केंद्र भी देखा। झांसी में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, तो हमने चारा का भी देखा और वानिकी का भी देखा। चारा पशुपालन के लिए भी देखा और वानिकी के लिए भी देखा। प्रयागराज में हमने क्या देखा, सामाजिक वानिकी का देखा। गाजियाबाद में हमने क्या देखा, गाजियाबाद में भी अभी हमने एक देखा था ना, तो अगर नहीं याद आ रहा तो आप ऊपर देख लीजिएगा, हालांकि लिखा यहीं पे है, अगर नजर दौड़ाएंगे तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र देखा। फिर आपने मेरठ में क्या देखा, तो मेरठ में भी एक एग्रीकल्चर से संबंधित था। फिर अगर मैं और आगे बढ़ूं तो आपने अभी नोएडा में क्या देखा, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। एक और आता है आपका दलहन अनुसंधान केंद्र, बहुत फेमस है। ये कहाँ पे है, कानपुर में है। और कानपुर में एक और क्या है, चीनी अनुसंधान केंद्र। बरेली की अगर मैं बात करूं तो बरेली के इज्जत नगर में IVRI है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बकरी का आपने अभी कहाँ पे देखा, बकरी केंद्र मथुरा में देखा। तो ये वो सारे पॉइंट है जो एक एक पॉइंट करके आपको याद होने चाहिए, यूपी स्पेशल में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आज का आपका लेक्चर, और ये परिवहन वाला सेक्टर है। हालांकि बस मैंने इसको बना दिया था क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, तो मैं आपको 1 मिनट जो है कि वीडियो चला देता हूँ। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और अब यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो आप इसे बाद में भी देख सकते हो। तो धीरे धीरे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां जहां तक का आपने ले लिया हो। अदरवाइज आप इसकी PDF अगर आपके पास होगी, आपने PDF को खरीदा होगा, तो आप आराम से जो है कि उस PDF को क्या कर सकते हो, यहाँ से रीड कर सकते हो प्रिंट आउट निकाल के। और बाकी कुछ नहीं, हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ अब हम लोग कल शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी के सेक्शन को, लेकिन आज शाम को आपको बायोलॉजी का सेक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए जो इंपॉर्टेंट तो वो मैंने आपको दिखा दिए। तो चलिए अब यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अच्छा एक और है पीछे, आप इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये सब जो है कि बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, चाहे मैं पढ़ाऊँ या फिर आप खुद से पढ़ लीजिए। हालांकि इसमें जो कनेक्टिविटी करनी थी वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कर दी हैं। तो अब हमारा यहाँ पे 64 पेजेस में जो इंडियन ज्योग्राफी थी इसका हमने इतिश्री कर दिया, यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये कंप्लीटेड हो चुकी है दोस्तों। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को इसके लिए कि इंडियन ज्योग्राफी आपके शॉर्ट नोट्स कवर हो गए। और अब अगला हमारा टारगेट रहेगा इंडियन पॉलिटी को कवर करना 2 से 3 लेक्चर में, और ज्योग्राफी और बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री चली रही है, एक आध सब्जेक्ट हम और शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कोई भी क्वेरीज हो
पीडीएफ को लेकर या डिस्कशन ग्रुप को लेकर, तो पीडीएफ के लिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन अगर पीडीएफ लेने के बाद भी कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, वहां पर आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।